जी अस्सलाम वालेकुम। So right now we are back in Next.js class, and today we are going to learn how to integrate APIs within Next.js framework। ठीक है, और हम देखेंगे कि हम Next.js से ही APIs को लाइक इंटीग्रेट भी कैसे कर सकते हैं Next.js में ही रहते हुए, और कुछ ऐसे ऑपरेशन जो कि नॉर्मली अगर लेट सपोज के जैसे रिएक्ट है तो रिएक्ट फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, वहां पर हम बैक एंड की फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे कि सर्वर एक्शन। ठीक है, वो वहां पर हमारे पास फंक्शनैलिटी, लेकिन नेक्स्ट जेस क्योंकि फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, यहाँ पर बैक एंड भी बन सकता है और फ्रंट एंड तो है ही है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम देखेंगे कि कुछ जो हमारे पास एक नेक्स्ट जेस में एक फीचर आता है, बहुत अच्छा फीचर है सर्वर एक्शन का, उसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम उसकी नीड समझेंगे कि उसकी नीड क्या है, क्योंकि वो है तो बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन उनके यूज केस को समझना, उनकी नीड को समझना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम समझेंगे। ठीक है, और ये है कि सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की एपीआई इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो व्हाट इज एपीआई इंटीग्रेशन? सिंपली लास्ट जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसके अंदर हमने सीखा था कि एपीआई क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एपीआई के कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, लाइक के पोस्ट। ठीक है, उसके बाद पोस्ट हो गया, गेट हो गया, पैच हो गया, अब डिलीट हो गया। ये सब एपीआई एपीआई के सॉरी बोल रहा हूँ एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, जिनके थ्रू हम एपीआई के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या यू कैन से कि हम जिनके थ्रू एपीआई जो है ना रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स जो है ना हमें मिलता है। ठीक है, अच्छा, सर्वर से हमें जो है ना बेसिकली रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा खैर, तो ये सारी चीजों की अभी हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वी नो कि गेट क्या करता है, पोस्ट क्या करता है, ठीक है, पैच क्या करता है, डिलीट क्या करता है, इफ एनीवन डोंट नो। ठीक है, सो प्लीज इससे जो पहले वाली हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो, ऐसी वाली करंट प्लेलिस्ट के अंदर बिगनर वाली में जो पहले वाली, इससे पहले वाली वीडियो है, आप उसको देखें। उसमें आपको सारी एपीआई टेस्टिंग भी समझाई गई है विद पोस्टमैन। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको मेथड्स भी बताए गए हैं। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज क्या सीखेंगे कि बेसिकली वो हमने क्या किया था कि अपनी एपीआई इंटीग्रेशन की थी पोस्टमैन के अंदर। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि अपनी जो एपीआई इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के अंदर, और वी कैन से कि कोड के अंदर किस तरह से उसकी एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि जब फ्रंट एंड डेवलपर, एज एन फ्रंट एंड डेवलपर आप काम करते हैं, तो ये सिर्फ एचटीएमएल, स्टैटिक एचटीएमएल लिखने के साथ साथ आपको कोई डायनेमिक डेटा जो आ रहा हो डिफरेंट एपीआई से आ रहा हो, तो वो आपको लाना पड़ता है। लेट्स सपोज आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स है, बेशक वो प्रोडक्ट्स तो फ्रंट एंड पर ही नजर आ रहे हैं, बट वो बिहाइंड द सीन किसी ना किसी बैकएंड से आ रहे हैं ना, किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, और उसकी एक एपीआई बनी हुई है, जिस एपीआई के थ्रू वो आपके फ्रंट एंड के ऊपर या यूआई के ऊपर जो है ना शो हो रहा है वो डेटा। अब उस डेटा को लाने के लिए यू शुड नो कि हाउ टू इंटीग्रेट दी एपीआई। ठीक है, तो एपीआई की जो इंटीग्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझना, उसको सीखना। हाँ, वी नो के फर्स्ट टाइम में आपको नहीं समझ आएगी, मतलब समझ आ जाएगी, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ आती है। बट हम स्टार्ट लेने के लिए हम हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, फेच। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एपीआई दिखा देता हूँ, ये कौन सी एपीआई के साथ हम मेनली आज काम करने वाले हैं। तो एज यूजुअल के पहले भी हमने पोस्टमैन में भी ये बुक की एपीआई को यूज किया था, और आज भी हम इसी एपीआई को जो है ना इंटीग्रेट करके देखेंगे, और इसके जो डिफरेंट ऑपरेशंस है ना वो हम देखेंगे कि जिस तरह हमने पोस्टमैन के थ्रू किए थे, आज हम देखेंगे कि हम इस कोड के थ्रू किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है किसको हम यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लासेस में फिर जो है ना हम अपनी एपीआई क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो वो फिर हमारा प्रॉपर जो है ना बैकएंड की तरफ आ जाएगा, और ये भी जरूरी चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि ये समझ लें एक तरह से यू कैन से कि ये बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों की नीड है, एपीआई इंटीग्रेशन आपको पता होना, ये दोनों की नीड है। ठीक है, तो ये है कि यू शुड नो अबाउट दिस। ठीक है, अच्छा, तो खैर हमारे पास ये एपीआई आ गई। ठीक है, ये एपीआई का सिंपल यूआरएल है। ठीक है, और हमारे पास सबसे प्राइमरी मेथड जो है, ठीक है, सबसे प्राइमरी, वैसे तो बहुत सारी हमारे पास लाइब्रेरी है फेचिंग करने के लिए, बेसिकली एपीआई फेचिंग का कहने, इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत सारी हमारे पास वो है, लेकिन सबसे बेसिक हमारे पास कौन सी हमारे पास एपीआई है? फेच की एपीआई है हमारे पास। इसको फेच का मेथड भी आप कह सकते हैं, और मेनली ये एपीआई है। ठीक है, तो इसको आप जो है ना एपीआई भी कह सकते हैं, फेच का मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसको चाहिए होता है कि यूआरएल, ठीक है। अब यू ऑल नो कि ये जो यूआरएल है ये क्या है, ये बेसिकली हमारी एपीआई है, ठीक है। ये हमारी एपीआई है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ये जो बुक्स का ये पूरा सारी चीजें हैं, लाइक के बुक्स का स्टेटस हो गया, बुक्स लिस्ट ऑफ बुक्स होगी, ऑर्डर्स होगी, ये सब कुछ हम इसके थ्रू जो है ना गेट करेंगे, पोस्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। तो मेनली ये जो है ना हमारे पास समझ एक एपीआई है, ठीक है। और इसको जो है ना हम इस मेथड के थ्रू जो है ना फेच कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई इश्यू हो किसी भी तरह से? ठीक है। अच्छा, तो अगर किसी को कोई इश्यू हो तो काइंडली आप कमेंट्स में बता दें, या फिर आप हैंड रेज कर लें, ठीक है। अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और अब देखें ये फेच है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम गेट के मेथड को पढ़ेंगे कि विद इन कोड हम गेट का मेथड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट का मेथड क्या होता है कि किसी चीज को गेट करके लाना, मतलब कि डेटा को गेट करके लाना, ठीक है। कहाँ से? इस यूआरएल से, इस एपीआई से, ठीक है। इसका बिहाइंड जो भी इसका सर्वर है वहां से डेटा को लेकर आना, ठीक है, इसके थ्रू। तो ये अब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ये जो फेच होता है ना, फेच का मेथड बाय डिफॉल्ट जब आप इस तरह से लिखते हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई किया हुआ है, गेट का मेथड अप्लाई किया। बाय डिफॉल्ट आपका ये होता है, अगर मैं लेट सपोज आपको करके ये ब्राउजर है ना, ब्राउजर पे मैं लिखूं टेक्वर्स 51, ठीक है, ब्राउजर पे मैं लिखूं ना, तो अब ये भी बेसिकली गूगल के भी सर्च इंजन पे आपने जो रिक्वेस्ट किया और बिहाइंड द सीन गूगल के सर्वर को गई है ये रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये भी कौन सी रिक्वेस्ट थी? ये भी गेट की रिक्वेस्ट थी, क्योंकि हमने कुछ रिक्वेस्ट भेजी और हमें कुछ गेट होके आया, विच इज डेटा, ठीक है। तो सिंपली गेट की जो रिक्वेस्ट होती है ना वो ये होती है कि किसी मतलब कि आपने किसी एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट की और वहां से आपको कुछ डेटा मिला, ठीक है। तो ये, और ये बाय डिफॉल्ट जो है ना इसमें है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेटा आता है ना, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सर्वर है जिससे ये मतलब ये एपीआई डेटा लेकर आ रही है, वो ऑब्वियस सी बात है हम हमारे करीब नहीं है, वो दूर है, वो इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं पर जो है ना पोजीशन कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं पर प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो वो हमसे दूर है, दैट्स वाई इट इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस। और जब हमें पता है कि जब कोई चीज टाइम टेकिंग होती है तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होती है, एसिंक्रोनस नेचर के अंदर होती है। और जब वो एसिंक्रोनस नेचर के अंदर होती है तो वो हमें क्या रिटर्न कर रही होती है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रही होती है, जैसे कि ये फंक्शन भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। और को रिजॉल्व करने का क्या तरीकेकार होता है? एक तो तरीका ये होता है कि हम डॉट देन और डॉट कैच के थ्रू कर लें, लेकिन ये पुरानी अप्रोच है, ठीक है। अब जो नई अप्रोच हम लोग यूज करते हैं प्रोमिस को सॉल्व करने के लिए, वो कौन सी अप्रोच है? अवेट की अप्रोच है, ठीक है। तो हम इसको यूज कर रहे होते हैं, और ये जो एसिंग फंक्शन को बनाया ना उसकी भी वजह यही है इसको एसिंग बनाने की, कि ये जो अगर हम इसको एसिंग नहीं बनाते तो ये अवेट का जो कीवर्ड है ना हम इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि अवेट का कीवर्ड हम वही लगा सकते हैं जहां पर फंक्शन हमारा एसिंक्रोनस होगा। लेट्स से अगर मैं हटा दूं तो ये देखे ये एरर जनरेट करेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने अपने इस फंक्शन को एसिंग बनाया, और ये वेट इसलिए लगाया क्योंकि ये जो डेटा है हमारे साथ हमारे पास नेटवर्क पे कहीं दूर से कॉल होकर आएगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो इसलिए हमने उसको अवेट लगा दी कि भाई पहले सबर करो, यहाँ पर इस लाइन पर रुको, जब तक इसमें डेटा गेट ना हो जाए तब तक आपने आगे का जो कोड है वो रन नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज अगर अवेट नहीं लगाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट चलेगी, ये इंतजार नहीं करेगी डेटा का, और ये आगे मूव हो जाएगी। जब आगे मूव हो जाएगी तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर इस तरह से करके डेटा चाहिए होगा, ठीक है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अगर इस तरह डेटा चाहिए हो तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या लगाया, अवेट लगाया, ठीक है। खैर ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके सारे टॉपिक्स हैं, बट खैर इसको भी हम साथ साथ समझ जाएंगे, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर तो काइंडली आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं जो है ना कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेटा है ना मेरे पास किस फॉर्म में गेट हो रहा है, जेसन की फॉर्म में गेट हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि अगर मैं इसको लेट सपोज अगर मैं आपको इसको कंसोल करके दिखाऊं, ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपको कंसोल करके दिखाऊं, अगर हम यहाँ पर आए, नीचे सर्वर पर आए, एक सेकेंड। अच्छा, तो अब मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, इसको कैसे कंसोल करके दिखाऊंगा। अब देखिए राइट नाउ हम यहाँ पर होम पेज पे, ये मेरे पास कौन सा राउट है, ये मेरे पास एक सेकेंड, अगर हम यहाँ से जाए पेजेस में राउट्स में जाए, ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा राउट है,
बुक का राउट है, बुक का बेसिकली पेज है, ठीक है। तो ये उसके अंदर फंक्शन है, तो इसलिए हमें यहाँ से बुक वाले पेज पे जाना पड़ेगा। जैसे हम अभी अपने बुक वाले पेज पे नेविगेट करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें जो है ये हम बुक के पेज पे नेविगेट करें और फिर हमारा ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हुआ। ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स के अंदर चीज गेट होगी। ये देखें, ये जो हमने कंसोल डॉट लॉग किया ना, ये डेटा, ठीक है, ये हमें यहाँ पर टर्मिनल पे नजर आ गया है, ठीक है। इसको अभी हम यूआई पे भी चेक करेंगे कैसे करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल टर्मिनल पे हमें नजर आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि डेटा तो आ गया हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये ऐसा फॉर्मेट है कि जो अभी हम नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सा फॉर्मेट में हमारे पास डेटा, ये जेसन फॉर्मेट में है। अब जेसन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसका नाम सही रख देता हूँ जरा, बुक डेटा कर देता है इसको, ठीक है। बुक डेटा, बुक जेसन डेटा, सही है। और इसको मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव करूंगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, बुक ओबीजे डेटा बस कर दिया मैंने ताकि आप लोग इसको समझ सकें। जेसन डेटा डॉट जेसन। अब ये डॉट जेसन का फंक्शन क्या करेगा, ये डॉट जेसन का फंक्शन, ये जो हमारे पास अजीब सा एक फॉर्मेट आया था, बेसिकली वो अजीब तो नहीं है, वो जेसन फॉर्मेट है, ठीक है, लेकिन वो हमारा अंडरस्टैंडेबल नहीं था, हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो ये जेसन क्या करेगा, ये जेसन का मेथड क्या करेगा कि इसके अंदर जो जेसन वाला डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये मेथड उसको कर देगा किसमें, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। जब उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा तो फिर हम उसको इजीली पढ़ सकते हैं। और क्योंकि ये मेथड भी एक क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी अवेट लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी अब हम इसको कंसोल करके देखते हैं अपने डेटा को, अब किस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ रहा है। तो होप सो कि आपको एक क्लियर फॉर्मेट में डेटा होगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये देखें, बिल्कुल हमारे पास क्या आ रहा है, वेलकम मैसेज आ रहा है, वेलकम टू दी सिंपल बुक एपीआई, ठीक है। अभी क्योंकि हम बिल्कुल होम राउट पे हमने जो है ना रिक्वेस्ट की है, तो उसने हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स दे दी। अब लेट्स से करें कि हमें चाहिए बुक, ठीक है, हमें क्या चाहिए, बुक्स, ठीक है, ये बुक स्लैश बुक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से एंड पॉइंट बदल दूंगा, ठीक है। मैं लिख दिया स्लैश बुक, तो अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास स्लैश बुक पे जब रिक्वेस्ट हिट हुई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास ये डेटा जनरेट हो गया, आ गई दिस वन, ये वाला, ठीक है। ये मेरे पास एक एरे आया जिसके अंदर ये बुक सारी जो है ना पड़ी हुई है, ठीक है। और अब मैं अगर चाहूँ तो इस डेटा को अपने पास कहाँ पर जो है ना रेंडर करवा सकता हूँ, मैं सिंपली अपने इस डेटा को यहाँ पर आके बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ बुक ऑब्जेक्ट डेटा डॉट मैप, ठीक है। और ये मैप के मेथड में मैं लूंगा डेटा वेरिएबल, और इसको मैं इस तरह से करके डेटा डॉट नेम, ठीक है। अच्छा, ये सिंपली कुछ भी नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट का एरर, तो इसको हम एनी कर देते हैं, ठीक है। वो टाइप का एरर आ रहा है कि इसको हमने कोई टाइप नहीं ना असाइन की, कि देखिए एनी है, तो वो फिर यहाँ पर कह रहा है कि मैं क्या दूं, तो इसको भी एनी देंगे, ठीक है। तो अब ये आ गया। अब हम देखते हैं हमारे पास यूआई पे क्या शो हो रहा है, ठीक है। यूआई पे देखते हैं, तो अगर हम अपने यूआई पे आते हैं लिस्ट में होकर आ गए हैं, ठीक है। सो यहाँ तक ये गेट का मेथड क्लियर है, कोई भी किसी को कोई इश्यू हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो, ठीक है, ठीक है। तो ये देखें, ये मेन चीज थी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ना की प्रॉप दे देता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ये हमारे पास मसला करता रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको दे दिया, ठीक है। ये बिल्कुल आसान था, ठीक है चीजें, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कैसे हम करेंगे, कुछ भी नहीं हमने कॉम्प्लेक्स करना। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ी से ना, मतलब कि कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताता हूँ रिलेटेड टू दिस फैसिलिटी, क्योंकि जब आप इसको, अब ये चीज पॉइंट आप गौर से सुनिएगा, जब आप इसको सिंपली नोड जेएस में यूज कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर तो ये जो फेच की एपीआई होती है ना, ये सिंपल होती है, जो एक वेब की एपीआई है सिंपल,
फेच की एपीआई। लेकिन जब आप इस फेच की एपीआई को नेक्स्ट जेएस में यूज करते हैं तो नेक्स्ट जेएस ने इस फेच की एपीआई को क्या किया है, एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड से क्या मुराद है कि नेक्स्ट जेएस ने इस फेच की एपीआई में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस डाल दिए हैं जो कि बेसिकली नेक्स्ट जेएस के ऑप्शंस हैं, लेकिन उसने फेच की एपीआई में इंटीग्रेट कर दिए, जिसकी वजह से ये फेच की एपीआई अब उन एक्स्ट्रा ऑप्शंस को भी क्या करती है, एक्सेस करती है। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि यहां पर चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, डेटा फैचिंग एंड कैशिंग। अच्छा, ये एपीआई इंटीग्रेशन जो है ना, एक तो ये भी चीज है कि भाई एपीआई इंटीग्रेशन डेटा फैचिंग को भी आप कह सकते हो, कह सकते हो कि जहां पर सिर्फ आप डेटा की फैचिंग कर रहे हो ना, पोस्टिंग नहीं कर रहे या क्रिएशन नहीं कर रहे, तो वहां पर आप कह सकते हो कि एपीआई इंटीग्रेशन हो रही, जहां पर आप डेटा सर्चिंग करो। और अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो तो वहां पर भी आप एपीआई इंटीग्रेट, क्योंकि एपीआई को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि अपने कोड में एपीआई को लाना, किसी भी एपीआई को, और उस पर डिफरेंट मेथड अप्लाई करके उसका यूज केस निकालना, जो भी आप उससे करना चाह रहे हैं काम, उससे काम करें। तो बेसिकली एपीआई इंटीग्रेशन यही है। तो अच्छा खैर, तो अब अगर हम चले तो यहाँ पर तो सिंपल जो है ना एग्जांपल्स दी हुई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम डेटा को जो है ना ओआरएम या डेटाबेस के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट हम सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर डायरेक्ट भी इस तरह से डेटा को फेच कर सकते हैं, जो कि अभी हमने किया भी है। ठीक है, और अदरवाइज अगर हम जो है ना मतलब कि इस तरह से नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम ओआरएम के थ्रू, लाइक प्रिज्मा हो गया, ड्रिजल हो गया, उसके थ्रू या डायरेक्ट डेटाबेस क्यूरी करके भी हम कर सकते हैं ये काम, लेकिन सर्वर कंपोनेंट्स के ऊपर। याद रखिएगा, जब भी प्लेन क्वेरी आप करें, ठीक है, नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए थ्रू फ्रॉम डेटाबेस, तो आप सर्वर कंपोनेंट्स में तो आप कर सकते हैं क्योंकि वो सर्वर पर होते हैं, लेकिन क्लाइंट कंपोनेंट में नहीं आप कर सकते। अगर करेंगे तो वो जो है ना हार्मफुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लाइंट का मतलब है ब्राउजर, और ब्राउजर पे कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो सिक्योरिटी है वो टारगेट हो सकती है। तो इसीलिए आपने हमेशा याद रखना है कि अगर इस तरह से, जैसे देखा डीबी से डायरेक्ट जो है ना क्यूरी हो रही है, इस तरह से क्यूरी करनी, तो आप किस पे कर सकते हैं, सर्वर कंपोनेंट में तो कर सकते हैं, लाइक दिस वन, ये सर्वर कंपोनेंट है। लेकिन अगर आपने लेट सपोज मैंने इसको बना दिया क्लाइंट कंपोनेंट, इस तरह से करके ऊपर यूज क्लाइंट का दे के, यूज क्लाइंट, ठीक है, इस तरह से, और फिर मैंने ये वाला काम किया कि मैं अब जो है ना डायरेक्ट डेटाबेस से क्यूरी कर रहा हूं यहाँ पर, तो वो बहुत ज्यादा बैड प्रैक्टिस है और ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी डेटाबेस टारगेट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी सर्वर का ही दिया। अब दोनों ऑप्शन है, या तो प्लेन क्यूरी करो डेटाबेस से, या फिर किसी ओआरएम को आप यूज कर लो। ठीक है, प्रिज्मा हो गया, ड्रिजल हो गया, किसी को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा खैर, अब क्या बात आ जाती, अब बात आ जाती कि भाई फेचिंग डेटा ऑन दी क्लाइंट। ठीक है, फेचिंग डेटा, अभी तो हमने देखा ना कि फेच डेटा को जो है ना सर्वर पे कैसे फेच करना है, ये सर्वर कंपोनेंट था। अगर इसी चीज को मुझे क्लाइंट कंपोनेंट पे करना हो तो वो फिर मैं कैसे करूंगा। ठीक है, उसको भी अभी हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाहूंगा, उसके लिए मैं नीचे चलता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ी सी कैशिंग के बारे में। ठीक है, कि फेच की जो रिक्वेस्ट, फेच की जो एपीआई को थोड़ा सा मतलब कि नेक्स्ट जेएस ने एक्सटेंड किया है, तो उसमें कौन से ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं जिसकी वजह से हम जो है ना इसको फेच को यूज करें। ठीक है, तो क्या लिखा है, इफ यू आर यूजिंग फेच, ठीक है, मैं इसको जूम इन करता हूं, इफ यू आर यूजिंग फेच, ठीक है, रिक्वेस्ट कैन बी मेमोइज्ड बाय एडिंग caches, force cache. This means you can safely call the same URL with the same options and only one request will be made. अच्छा, इसका क्या मतलब है, सिंपली अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं, ठीक है, तो पहले क्या होता था, नेक्स्ट जेएस का जो 15 वर्जन है ना, इससे पहले वाले वर्जन में क्या होता था कि आपका बाय डिफॉल्ट जो ये एपीआई होती थी हो रही होती थी। ठीक है, बाय आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट आपकी ये जो रिक्वेस्ट होती थी इसको क्या करती थी, कैश करती थी। कैश करने का क्या मतलब होता है कि जब मैंने ये डेटा को फेच किया, ठीक है, जब मैंने इस डेटा को फेच किया और आफ्टर फेचिंग दिस डेटा, ठीक है, इस डेटा को फेच करने के बाद, ठीक है, इस डेटा को फेच करने के बाद क्या हुआ कि जब मैंने एनपीएम रन बिल्ड किया, ठीक है, होप्स आप सभी को पता होगा कि अभी तो खैर हम डेवलपमेंट सर्वर के अंदर है, लेकिन जब हम एनपीएम रन बिल्ड करते हैं तो हमारी एक बिल्ड क्रिएट होती है। ठीक है, तो जब मैंने एनपीएम रन बिल्ड किया तो उसने क्या किया, उस टाइम पे बिल्डिंग के टाइम के ऊपर ही ये फेच की रिक्वेस्ट भेजी।
ठीक है, गौर से सुनिएगा, बिल्डिंग के टाइम के ऊपर ही फेच की रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, और जितना भी यहाँ से एपीआई पे डेटा था ना वो अपने पास क्या कर लिया, कैश कर दिया। कैश करने का क्या मतलब है कि एक स्टैटिक स्टोरेज के अंदर उसको स्टोर कर लिया, ताकि जब आपकी बिल्ड क्रिएट हो जाए और फिर आप प्रोजेक्ट जाके अपने इधर एनपीएम स्टार्ट करके इस तरह से आप प्रोजेक्ट को रन करें आफ्टर क्रिएटिंग दी बिल्ड, ठीक है, तो उस टाइम पे जब आप ये बुक के राउट पे आके रिक्वेस्ट करेंगे और फिर या ये जो फेच की एपीआई के साथ रिक्वेस्ट जाएगी, वो पीछे इसका जो सर्वर है ना उस तक नहीं रिक्वेस्ट जाएगी, इसका जो सर्वर है उस तक, बल्कि ये जो नेक्स्ट जेस का कैशे वाला सिस्टम है ना उस तक रिक्वेस्ट जाएगी, और वहां से वो जो कैशे वाला सिस्टम है ना वहां से आपका जो डेटा ना उठ के आ जाएगा। जिसका क्या मतलब हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पहले डेटा दूर से आ रहा था, इस दूर सारे सर्वर से आ रहा था, अब वो दूर से नहीं आ रहा, वो जो कैशे स्टोरेज में पड़ी है ना वहां से वो डेटा फेच होके आ रहा है। तो इससे क्या किया कि स्पीड को इनहेंस कर दिया, स्पीड तेज होगी। लेकिन अब इसका एक फॉल बैक भी है। फॉल बैक क्या है कि भाई जब आप एनपीएम रन बिल्ड करके आपका स्टैटिक मतलब कि स्टैटिक साइड पे हो जाती है, जनरेशन हो जाती है या पहले कैश्ड हो जाती है आपका डेटा, तो अगर लेट से कि अभी हमारे पास कितनी बुक्स है, अभी हमारे पास 6 बुक्स हैं, कल क्या होगा कि कल ये जो बिहाइंड द सीन पीछे बैकएंड का डेवलपर बैठा हुआ है जिसने इस एपीआई को क्रिएट किया है, उसने अपनी डेटाबेस में एक और बुक की एडिशन कर दी, ठीक है, तो क्या मुझे बताएं कि वो बुक मेरे पास यहाँ पर नजर आएगी? क्या वो बुक जो है ना मेरे पास यहाँ पर नजर आएगी? क्या वो बुक मेरे पास यहाँ पर फैच होके आएगी? एनीवन टेल मी? तो बिल्कुल वो बुक मेरे पास यहाँ पर फैच होकर, वो बुक मेरे पास यहाँ पर फैच होकर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जब हमारा बाय डिफॉल्ट कैशिंग हो रही होती थी, ठीक है, तो क्या होता था कि हमारी जब एनपीएम रन बिल्ड चलता था तो वो पहले से ही इसके ऊपर जो डेटा था इसके ऊपर वो पहले से उसको अपने पास स्टोर कर लेता था, कैश कर लेता था, जिसकी वजह से अब जो न्यू डेटा जो भी उसमें होगी, एडिशन होगी या कह चेंजिंग होगी, म्यूटेशन होगी, वो नहीं शो होगी। तो इस मद्देनजर इस जो है ना प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट जेस ने अब नेक्स्ट जेस 15 में क्या कहा कि उन्होंने बाय डिफॉल्ट जो कैशिंग का मैकेनिज्म था ना उसको खत्म कर दिया। मतलब कि अब ये जो मेरे पास फेच की रिक्वेस्ट लगी हुई है ना, अब ये कैश नहीं हो रही, ठीक है, अब ये कैश नहीं हो रही, अब ये जो फेच की रिक्वेस्ट है ये कैश नहीं हो रही, ठीक है। अब अगर मैं एनपीएम रन बिल्ड भी करूंगा ना, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं एनपीएम रन बिल्ड भी करूंगा और उसके बाद अगर लेटर ऑन ये बैकएंड का डेवलपर कुछ एडिशन भी कर देगा ना इसके अंदर, ठीक है, तो कोई मसला नहीं होने वाला, डायनामिकली डेटा आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब दोनों के देखें यूज केसेस है, ठीक है। अब जहां पर तो ऐसा सीन है कि भाई आपका जो है ना डेटा आपको चाहिए डायनामिक, आप उसको जो है ना स्टैटिक कर ही नहीं सकते, तो वहां पर तो आप जो है ना इसको इसी हालत में रहने देंगे, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट 15 की बात करूंगा, पुराने वर्जन को आप छोड़ दें, नेक्स्ट जो 15 है उसके अंदर ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली सिंपल फॉर्म, इसका मतलब है कि आपकी फेच की एपीआई डायनामिक है, इसमें कैशिंग नहीं हो रही। लेकिन अगर आपकी लेट से करने के आप चाह रहे हैं कि यार मेरी स्पीड भी अच्छी रहे, ठीक है, अब ऐसा भी नहीं हो कि भाई हर एक हिट के ऊपर जो है ना मेरी रिक्वेस्ट सर्वर तक जा रही है और फिर सर्वर से आ रही है, और पाइड भी पॉसिबल कि ये जो सेम फेच की एपीआई है ना आपने मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर यूज की हो, मल्टीपल कंपोनेंट में यूज की हो, तो फिर क्या होगा कि डेटा तो सेम ही होगा। मैं इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा कि ये सेम की पीआई आपने सेम फेच की जो ये क्या कहते हैं एंड पॉइंट आप मल्टीपल यहाँ पर जो है ना कंपोनेंट में यूज करो, जो कि होता भी है नॉर्मली जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल जगह पर यूज, अब डेटा तो पीछे से सेम ही आ रहा है, डेटा क्या आ रहा है पीछे से सेम ही आ रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर कैशिंग की नहीं आपने दी हुई, इस तरह से डायनेमिक रखा हुआ है, तो हर दफा में जिस भी कंपोनेंट पे आप हिट करेंगे वो सेम ही राउट पर बार बार करेगा। तो क्या ये वाला प्रैक्टिस सही है? ये प्रैक्टिस सही है कि हम क्या करें इस तरह से आकर, ठीक है, इस तरह से आकर और कैशे के अंदर ये जो ऑप्शन है ये नेक्स्ट जेस में ऐड किए, इस तरह से आकर और कैशे के अंदर हम क्या कर दें, फोर्थ कैश, फोर्थ कैशे कर दें। तो ये क्या करेगा कि अब जब हमारी बिल्ड क्रिएट होगी तो अब ये जो हमारा एंड पॉइंट होगा ना इसको अपने पास कैश करके रख लेगा, ठीक है, फोर्थ कैश करके अपने पास रख लेगा, जिससे क्या होगा कि अगर यही सेम एंड पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट मल्टीपल कंपोनेंट में दूसरे में भी जाएगी तो वो सर्वर तक नहीं जाएगी, वो सिर्फ कैशे तक ही पहुंचेगी और वहीं से उसको पता चल जाएगा अच्छा यार ये तो वही रिक्वेस्ट थी जो मैंने बुक वाले कंपोनेंट में भी की थी, तो मतलब कि इसका डेटा वही है, तो वही आपको दे देगा, तब पीछे तक रिक्वेस्ट नहीं जाएगी।
ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपकी यूज केस पे, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, कि अगर तो आपकी एपीआई जैसे मैंने पहले कहा बहुत ज्यादा डायनामिक है, फ्रीक्वेंटली डेटा चेंज हो रहा है, तो आप इसको डायनामिक रहने दें। लेकिन अगर उस सीने के बाद जो टाइम टू टाइम उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज कर लें कि किसकी एपीआई है, जैसे जैसे कि प्रोडक्ट्स की एपीआई है, ठीक है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसमें प्रोडक्ट्स की एपीआई है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज हो रही, आप ही उसके एडमिन है और आप ही उस पे जो है ना प्रोडक्ट्स को जो है ना ऐड वगैरह करेंगे उसके अंदर, ठीक है, तो आपको पता है कि यार जब मैं उसको ऐड करूंगा ना, ठीक है, तो तभी भी ऐड होगा, ठीक है। अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अब सोचेंगे यार मैं क्या करूंगा कि जब मैं नई चीज ऐड करूंगा ना, मैं दोबारा से आके एनपीएम रन बिल्ड करूंगा और मेरा दोबारा से फिर जो है ना नई वाली रिक्वेस्ट जाएगी और नया डेटा मेरे पास आ जाएगा और फिर कैशिंग ही चलती रहेगी। किसी हद तक ठीक है छोटी एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन वो प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं ठीक, तो इसके लिए फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास दो तरह की वैलिडेशन रीवैलिडेशन आ जाती है। एक होती है रीवैलिडेशन बाय पाथ, एक होती है रीवैलिडेशन बाय टैग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी एपीआई जो होती है ना वो क्या रहती है, वो कह लें कि कैश भी हो जाती है, ठीक है, और अगर पीछे बिहाइंड द सीन डेटा चेंज हो डेटाबेस के अंदर, ठीक है, तो फिर उसकी बेस के ऊपर वो रीवैलिडेट भी होती है, ठीक है। अब वो मतलब उसकी बेस पे नहीं होती, वो हमारी हिट की बेस के ऊपर होती है, लेकिन अब उसको समझने के लिए जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर हमने पहले जो है ना एक रेंडरिंग की टेक्निक समझी थी, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन को समझे थे, जिसको हम शॉर्ट में आईएसआर भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आईएसआर वही दो चीजों को हमें बताती है कि रीवैलिडेशन बाय पाथ क्या होती है, रीवैलिडेशन बाय टैग क्या होती है, रीवैलिडेशन बाय टाइम क्या होती है। ठीक है, तो ये तीन तरह की होती है, तो ये सारा एक वो था, क्या कहने मैकेनिज्म था। तो ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, और इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे जो है इसको डायनामिक ही रखना है, कैसे मुझे नहीं करना। ठीक है, यहां तक जो है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है कि डेटा कैशिंग का मतलब कि डेटा सीडीएन में सेव होगा क्या। अच्छा देखिए, सीडीएन जो है ना, सीडीएन समथिंग एल्स और कैशे अलग चीज है। ठीक है, कैशेज होती है, तीन तरह की कैशेज होती है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा ब्राउजर होता है ना, इसमें भी हमारे पास कैशे होती है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जेएस की भी एक कैशे है। ठीक है, तो सीडीएन का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन जो कैशे है ना, कैशे की लोकल स्पेस है। ठीक है, आप अभी के लिए समझ लेंगे लोकल स्पेस जहां पर हमारे जो है पेजेस क्रिएट होते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको जो है ना एक इसका डेमो दिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई एरर ना आए तो फिर, क्योंकि वो जो है ना बिल्ड पूरी क्रिएट होगी और फिर बिल्ड के अंदर क्या होगा कि npm रन बिल्ड, सही है। तो अगर मैं इसकी npm रन बिल्ड क्रिएट करूं, ठीक है, तो होप सो कि कोई एरर ना आए, ताकि जो है ना हम, क्योंकि आज अभी ये टॉपिक तो नहीं है, हमें और भी बहुत कुछ समझना है, तो लेकिन मैं जस्ट पॉइंट को क्लियर करने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, कि कैशे मतलब क्या है, ठीक है, और कैशे कहाँ पर स्टोर होती है, क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, तो जब तक ये हो रही है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ नहीं समझ आया, तो आप पूछें। मिसिंग की कंपोनेंट हुक 39। हाँ, ये अच्छा, एक्चुअली जब ये बनती है ना, अ, जब ये रन बिल्ड रन होती है, ठीक है, तो ये फिर पूरी एप्लीकेशन को आपकी चेक करा दिए, तो फिर से रन करके देखता हूँ। अगर तो मतलब कि हो गई या कोई और एरर ना आया तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फिर से एरर आया तो फिर हम जो है ना उनको ही सुलझाते रह जाएंगे, सॉल्व करते रह जाएंगे, तो फिर जो है ना आज का काम है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ, अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अभी के लिए सिंपल ही बताता हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट में जब एनपीएम रन बिल्ड करेंगे तो आपका एक बिल्ड क्रिएट हो जाएगी। बिल्ड क्रिएट होने के बाद आप नेक्स्ट का फोल्डर ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास सर्वर है। सर्वर में जब आप ऐप पे जाएंगे, ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये देख रहे हैं पेजेस बने हुए, पेजेस बने हुए, बल्कि बन गए हैं पेजेस। मेरा ख्याल से ये हो गई है बिल्ड, हो गई, अभी हो जाएगी बिल्ड ये। ठीक है, एरर नहीं आया कोई भी। तो ये देख रहे हैं पेजेस सारे हमारे पास बन गए हैं, अकाउंट्स हो गया, ये हो गया। तो बेसिकली ये समझ लें कि आपके यहीं पर ही आपकी
कैशिंग मैकेनिज्म हो जाता है सारा कुछ, ठीक है। और ये देख लें यहाँ पर बन गया। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारा अभी ये जो बुक का राउट क्रिएट हुआ है, ये डायनेमिक बना है या स्टैटिक बना है, अगर इसको अभी हम देखें अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से, अच्छा चले खैर, हम इसको बाद में देखते हैं, अभी के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। और इसको जो है ना अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, मेरे पास अभी हाँ सही सही सही, मेरे पास यहाँ पर देखें ये आया है मेरे पास बुक का, ये बुक का मेरे पास आया है, लेकिन मेरे पास क्या बना है, स्टैटिक बना है, ये देख रहे हैं। अगर ये साइन होगा तो मतलब स्टैटिक राउट है, ये साइन होगा तो मतलब डायनामिक है, और मेरे बुक वाले के साथ क्या लगा हुआ है, ये साइन लगा हुआ है, तो ये क्या बना है, स्टैटिक बना है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो जो फेच की एपीआई अभी डायनामिक हो रही है क्योंकि नेक्स्ट 15 है, लेकिन अगर मैं आपको अपने पैकेज डॉट जेसन में जाकर अपनी नेक्स्ट का वर्जन दिखाऊं तो ये 14.2 है, क्योंकि आपको याद होगा जब ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो तब नेक्स्ट 15 का वर्जन याद है, क्योंकि नेक्स्ट 15 का वर्जन अभी उसी टाइम पे आया है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट हमारा थोड़े पहले का है, तो इसीलिए अभी हम लोग 14 वर्जन में, और 14 वर्जन के अंदर तो अभी हमारे पास, हेलो मैं कह रहा हूँ किसी को भी कोई इश्यू हो तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज फिर हम जो है ना नेक्स्ट अपने काम की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, इफ इज क्लियर है क्लियर तो फिर सर। हम नेक्स्ट अपने काम की तरफ चलते हैं। अच्छा अच्छी प्रैक्टिस ये हेलो जी, बोले बोले। तो अब जो है हमने गेट का काफी अच्छे से समझ लिया, और खासतौर पर फेच का मेथड जो हमारे पास इसमें आता है नेक्स्ट में, वो भी अच्छे से समझ लिया। अच्छा एक मैं एडिशनल चीज आपको और भी बताता चला जाऊं कि जरूरी नहीं है कि हम फेच की जो है ना इसी एपीआई को बेसिकली यूज कर रहे हो, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत सारी लाइब्रेरी जैसे कि एक्सियोस नाम से एक लाइब्रेरी है, SWR नाम से लाइब्रेरी है, रिएक्ट क्यूरी नाम से लाइब्रेरी है, हम उनके थ्रू भी एपीआई इंटीग्रेशन और इन सिंपल टर्म वी कैन से डेटा फेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये कैशिंग वगैरह का ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर, तो फिर आप नॉर्मली इसको भी यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना थोड़ा सा फर्दर चलते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखें कि इसकी जो है ना बेस्ट प्रैक्टिस होती है, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि इस जो है ना बेसिकली अभी मैंने अभी के लिए तो मैंने इसको बस 2 लाइन में ये कोड लिख दिया, ठीक है। लेकिन आगे अभी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाया करेंगे गेट डेटा का, ठीक है, और उसके अंदर इस कोड को रखा करेंगे, और फिर ट्राई और कैच के ब्लॉक में इसको रैप किया करेंगे, ठीक है, ताकि हम एरर हैंडलिंग भी कर सकें, ठीक है। अभी के लिए सिंपली ये अभी हमने जस्ट किया था, 2 लाइन का ये कोड लिखा था, ठीक है। अच्छा खैर, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने मेथड की तरफ जो कि जरूरी है, जिसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा अभी इसमें काफी सारे मेथड है, गेट स्टेटस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे, लेकिन वो इजी है बिल्कुल। जैसे इसका स्लैश बुक किया था, स्लैश स्टेटस करेंगे तो स्टेटस आ जाएगा सिंपली, ठीक है। इसी तरह से अब आपको सिंगल बुक चाहिए तो स्लैश बुक्स है ना, और इसके आगे स्लैश डाल के बुक की आईडी डाल दे, 1 2 3 कोई भी आईडी डालेंगे वो सिंगल बुक आपके पास आ जाएगी। तो उस पर अभी हम नहीं बात करेंगे, अब हम पोस्ट की तरफ चलते हैं कि पोस्ट वाले मेथड्स हम किस तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं कोड के थ्रू। लास्ट टाइम हमने कैसे सीखा था, सर शहाब ने आपको सिखाया था पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। अब हम समझेंगे कोड के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हम करेंगे सबमिट एन ऑर्डर, तो हम अपना ना ऑर्डर बनाएंगे बेसिकली, जिस तरह से अभी हम गेट करके ला रहे हैं ना चीजों को, इसी तरह से अभी हम चाहेंगे कि हम जो है ना जो ये बुक की एपीआई है ना इसके थ्रू एक पोस्ट का भी ऑर्डर सेंड करें। वो क्या होगा कि हम अपनी किसी बुक को जो है ना ऑर्डर कर रहे हैं कि हमें ये बुक चाहिए, तो हम उसका ना ऑर्डर सबमिट करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप देख लेते हैं कि भाई इस ऑर्डर की ना क्या मतलब रिक्वायरमेंट क्या है ऑर्डर एंड पॉइंट की, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखें कि जब भी आप लेटर ऑन अपने प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई को इंटीग्रेट करते होंगे तो आपने ये नहीं सोचना कर रहे होंगे, बल्कि तो आपने ये नहीं सोचना कि यार अब लेट सपोज मैं ओपन एआई की एपीआई को लगाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई उसका एंड पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अगर मुझे उसमें क्या कहते हैं कुछ चीज चाहिए, कुछ डेटा को गेट करना है तो मैं कैसे गेट करूंगा, क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ पोस्ट करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हेडर्स पास करने हैं, क्या बॉडी पास करनी है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि हमेशा जो भी एपीआई को आप यूज करते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। इसी तरह से अभी हमारे पास इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है कि अगर ऑर्डर बनाने तो कैसे बनेंगे। यहाँ पर हमारे पास एंड पॉइंट है विच इज स्लैश ऑर्डर, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ
कि ऑर्डर बनाने के लिए पहले हम थोड़ी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं ना, क्या लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट लिखिए कि अलाउज यू टू सबमिट अ न्यू ऑर्डर रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले अभी ऑर्डर को तो छोड़ देना, पहले वो कह रहे हैं कि अपने आप को ऑथेंटिकेट करें हमारे सिस्टम के ऊपर। पहले आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करेंगे, देन ही फिर हम आपको जो है ना जो है ना ऑर्डर करने देंगे। ठीक है, अगर ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो नहीं करने देंगे। अब देखते हैं कि भाई ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है अपनी। तो हम सबसे नीचे अगर इसमें आए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एपीआई ऑथेंटिकेशन। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टू सबमिट और व्यू एन ऑर्डर यू नीड टू रजिस्टर योर एपीआई क्लाइंट, विच मीन्स कि इस एंड पॉइंट पे जाके हमें अपनी जो है क्या कहते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट करनी होगी, और उसके थ्रू जो है हम क्या कहते हैं जो है ना बेसिकली अपनी ऑथेंटिकेशन करेंगे, और ये इन रिटर्न हमें क्या करेगा, एक टोकन पास करेगा। ठीक है, जिसको हम फर्दर आगे ऑथराइजेशन के लिए जो है ना यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि अपने पास चलता है। ठीक है, और अब देखें कि ये जो है ना मेरे पास है सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है मेरे पास सर्वर कंपोनेंट। अब मसला ये आता है कि जब ये तो मेरे पास सर्वर कंपोनेंट है। ठीक है, अब मतलब ये है कि जो सर्वर कंपोनेंट होता है ना, अब क्योंकि जब हमने ऑथराइज करना है तो इसका भी मैं बटन बनाऊंगा छोटा सा। ठीक है, जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम क्या होंगे, ऑथराइज होंगे, पीछे मतलब एक फंक्शन रन होगा। ठीक है, और उस इन रिस्पॉन्स हमें वो क्या देगा, ऑथराइजेशन टोकन देगा, और फिर उस टोकन को हम आगे हेडर्स में यूज करके ठीक है हम क्या कर रहे होंगे, अपना ऑर्डर सबमिट कर रहे होंगे, ऑर्डर को व्यू कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये तो सर्वर कंपोनेंट है। एंड एज यू ऑल नो कि अगर यहाँ पर हमें कोई भी क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है, बटन क्लिकिंग की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको क्लाइंट कंपोनेंट। और जो कि हम ऐसा करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सर्वर ही रहे। तो इसीलिए फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, अपने कंपोनेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पर एक बुक। ठीक है, और बुक बस इसलिए बना लिया ताकि क्लियर रहेगी, ये बुक जितने भी इसमें कंपोनेंट है वो बुक के रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। ऑपरेशन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना, आ रही है। हाँ, तो मैं अपना जो है ऑपरेशन नाम से बना लेता हूँ, ऑपरेशन डॉट टीएक्स करके। ठीक है, और ये जो है मेरे पास ऑपरेशन नाम से एक बन गया। ठीक है, नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, मैंने बस अभी जो समझ में आया मैंने रख दिया इसका नाम। ठीक है, ऑपरेशन। सही है, तो ऑपरेशन नाम रख दिया इसका। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें ना पहले तो कुछ ना वो बना लेते हैं, कह लेंगे फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, या इस तरह से आप कह लें। ठीक है, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्या होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। क्यों एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, क्योंकि हमारी जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है कहीं दूर जाएगी, और फिर जब पोस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी तो वो इन रिटर्न हमें क्या देगी, एज एन रिस्पॉन्स हमें टोकन देगी। तो वो टोकन को आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारा सर्वर कहाँ पर है, हमारा सर्वर दूर है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एसिंक्रोनस बनाएंगे इस फंक्शन को भी। ठीक है, और इस फंक्शन को जब हम एसिंक्रोनस बनाएंगे तो इसका मैं नाम रखता हूँ गेट टोकन। ठीक है, गेट टोकन इसका नाम रखता हूँ, पैरामीटर अभी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कॉन्स्ट रेस्ट यानी कि रिस्पॉन्स की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और अगेन अवेट लिखते हैं, फेच लगाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो है अपनी एपीआई पे दोबारा जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से बेस यूआरएल को कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ एपीआई क्लाइंट। होप सो कि ये एंड पॉइंट मैंने ठीक ही लिखा होगा, देखते हैं। एपीआई हाइफन क्लाइंट। ठीक है, ये एंड पॉइंट ठीक। सही है, तो ये आ गया। सही है, अब क्या होगा, ये आ गया। अब आपके साथ में कुछ और भी शेयर करता हूँ। ठीक है, और ये मेनली हमारे पास फेच के ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूं करूं, ठीक है, तो अब देखिएगा आप कि बाय डिफॉल्ट तो जब हमने गेट की रिक्वेस्ट करनी होती तो हमें कोई मेथड वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये जो रिक्वेस्ट जा रही है किस मेथड के थ्रू जा रही है। जैसे कि नॉर्मली हम जब पोस्टमैन में करते हैं तो हमें मेथड डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन गेट में तो जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि हमने कुछ क्रिएशन करनी है, ठीक है, डेटाबेस में कोई चीज क्रिएट करनी है। ठीक है, और यहाँ पर तो अभी के लिए हमें क्या करना है, हम जो है ना टोकन को गेट करना है, लेकिन टोकन को गेट करने के लिए पहले हमें यहाँ से अपने एंड से कुछ ना कुछ चीज भेजनी होगी, कुछ ना कुछ बॉडी भेजनी होगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो क्या लिखा हुआ है,
क्लाइंट नेम और क्लाइंट ईमेल चाहिए उसको, ठीक है। तो वो ईमेल और क्लाइंट नेम मतलब भेजने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। और इन रिस्पॉन्स हमें वो क्या देगा, एक टोकन क्रिएट करके देगा, तो इसलिए एक क्रिएशन का काम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर मेथड कौन सा डिफाइन करेंगे, हम मेथड डिफाइन करेंगे पोस्ट का मेथड, ठीक है। पोस्ट का मेथड डिफाइन हो गया मेरे पास। और जल्दी से मैं क्या करता हूँ, अपने पास बॉडी पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी में क्या करेंगे, अच्छा ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों किया, स्पेसिफाई क्यों लगाया, ये क्या है सब कुछ, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, रिक्वेस्ट बॉडी नीड्स टू बी इन जेसन फॉर्मेट, ठीक है। अब वो क्योंकि इसको जेसन फॉर्मेट में मांग रहे हैं, इसीलिए मैं इसको अगर इस तरह से करूंगा तो मेरे पास क्या आने लगेगा, एरर आने लगेगा, ठीक है। और इससे भी अगर मैं ओवर करूंगा तो वो कह रहा है ओवरलोड मैसेज, बेसिकली वो टाइप इशू दे रहा है कि भाई ये सिंपल आप जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकते, आपको इसको जेसन की जो स्ट्रिंग फॉर्मेट है ना उसमें कन्वर्ट करके भेजना होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई किया, तो इसने क्या कर दिया, इसने जो हमारा ये सिंपल, अभी मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा, देखिएगा अभी आप, मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा, अगर मैं इन्हीं फील्ड्स को कॉपी डाउन कर लूं रादर देन के मैनुअली चलें, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर जो मैं ऑब्जेक्ट लिखूं, अच्छा अगर मैं इससे से हटा दो, वैसे ये जो ऑब्जेक्ट है जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट की, लगा भी रहने दूंगा तो इश्यू नहीं है, ठीक है। जेसन में भी फॉर्मेट बने तो मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं सिंपल ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भी पास करूंगा ना तभी कोई मसला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंगीफाई का मेथड का पर्पज ये है कि जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को एक जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना, जो कि फिर एज एन रिक्वेस्ट भी बॉडी के अंदर जो है ना बैकएंड पे जाएगी, ठीक है। तो हमने कर दिया, ठीक है। अब हमारा क्लाइंट का क्या नाम होगा, हमारे क्लाइंट का नाम होगा, लेट्स से कर लें, मैं रख देता हूँ शहाब, ठीक है। हमारे क्लाइंट का नाम है शहाब, ठीक है। और ईमेल क्या है जी, शहाब1, ठीक है, कुछ भी रख दे, 51 कर दें, shahab@example.com, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि भाई गेट टोकन भी आ गया, ये भी हो गया काम। अब हमारे पास एक और चीज होती है, ठीक है, एक और चीज क्या होती है, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, उसको हेडर्स होते हैं, ठीक है। हेडर्स में हम क्या करेंगे कि हेडर्स में बेसिकली अब डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पर हमसे स्पेसिफिकली तो कोई हेडर मांगा नहीं गया, ठीक है। लेटर अभी हम ऑर्डर वाली रिक्वेस्ट में देखेंगे, वहां पर हमें एक स्पेसिफिक हेडर देना पड़ेगा, वो कौन सा हेडर होगा वो भी हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना, अगर मैं हेडर के बगैर भेजूंगा ना तो ये एपीआई में एक मसला है कि ये मुझे ना क्या देगी, एरर देगी। क्यों एरर देगी, कि भाई मतलब ये कह रही है कि मुझे बताओ, मुझे एक्सप्लिसिटली ये चीज बताओ कि आप ये जो बॉडी भेज रहे हो इसकी कंटेंट टाइप जेसन फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लिसिटली ये चीज बताने के लिए मैं हेडर के अंदर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कंटेंट टाइप, ठीक है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन एप्लीकेशन/जेसन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये बेसिकली जो कंटेंट टाइप जा रही है इसके पास वो जेसन फॉर्मेट के अंदर जा रही है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ये डिपेंड करता है कि नॉर्मली कुछ एपीआई मांगती है हेडर को, कुछ एपीआई नहीं मांग रही होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एपीआई टू एपीआई, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि ये रिक्वायर करती है तो इसलिए जो है मैंने ये चीज लिख दिया। अब आप पूछेंगे मुझे कैसे पता चला कि ये रिक्वायर करती है, क्योंकि मैं पहले भी यूज कर चुका हूं तो इसलिए मुझे पता है कि ये रिक्वायर करती है, ठीक है। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जब आप भी इसको मल्टीपल टाइम यूज करेंगे तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये कंप्लीट हमारा जो है ना एक मेथड क्रिएट होगा, इसके अंदर किसी भी कोई इशू हो, ठीक है, तब तक मैं नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ। अगर किसी को इशू हो तो काइंडली हैंड रेज करें, तो हम आपको बताते हैं। जी सर, हेडर्स एक्सप्लेन कर दे दोबारा से, दर्शन हमारा पूछ रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें कि हेडर्स होते क्या हैं, ठीक है। अभी हम आगे चल के जब बैकएंड समझेंगे तो फिर हम एक एक चीज को समझेंगे कि हेडर क्या होते हैं, मेथड तो खैर समझ नहीं है, तो कुकीज क्या होती है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, हेडर समझ लें एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कहने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी एपीआई के साथ जाती है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि अब वो बैकएंड पे प्रोसेस हो रही होती है, बैकएंड पे चेक लगे होते हैं कि इस हेडर इक्वल टू दिस, ठीक है। मतलब अगर ये वाला हेडर होगा तो फिर आपने ये करना है, ये हेडर होगा तो ये करना है। तो हेडर बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी बैकएंड को सपोर्ट कर रही होती है डिफरेंट चेक्स अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अब आगे चल के हम अपना जो टोकन भेजेंगे वो भी हमारा हेडर में जाएगा, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करने के लिए हम हेडर होते हैं। अब बॉडी में क्या होता है,
बॉडी मेरा समझो चीज मतलब कह ली डेटाबेस में हमने स्टोर करनी होती है, ठीक है, या जो ऐसी फील्ड्स होती हैं, ठीक है, जिनको हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करनी होती है, तो वहां पर हम बॉडी के अंदर चीजें वो वाली भेजते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू कंटेंट हो गया, टोकन हो गया, ठीक है, या कुछ भी मतलब रिलेटेड टू ऐसी इंफॉर्मेशन के एपीआई की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो हमें चाहिए। अगर सिंपल टर्म में बताओ तो उसका आप मेटा डेटा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यही अभी के लिए डिफाइन, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो फिर आपको स्लोली ग्रेजुअली समझ आ जाएंगे हेडर क्या होते हैं और अच्छे से, ठीक है। तो अभी के लिए तो यही है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स गेट किया ना, ये भी ऑब्वियसली, जी जी बोले। जी सर, आपने जो हेडर्स को एक्सप्लेन किया ना, उसके बाद आपकी वॉइस चली गई थी। ठीक है, तो ठीक है, मैंने हेडर के बाद जो है कुछ, वैसे भी हेडर के बाद मैंने कुछ बोला ही नहीं है, बस मैंने ये लिखा था, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके। सही है। तो अच्छा, हेडर के बाद हमने हेडर को तो समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब ये जो टोकन है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, जेसन, मतलब कि सॉरी, जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो इसीलिए हम ये जेसन का मेथड यूज करके इस रिस्पॉन्स को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो जो है ना हमारे पास यहाँ पर गेट हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि अच्छा, तो अब यहाँ से जाना, मैंने रिटर्न कर दिया टोकन, ठीक है, टोकन तो रिटर्न कर दिया, सही है, ये भी चीज ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी ये है कि जब बटन पर क्लिक होगा, ठीक है, बटन पर क्लिक होने का मतलब कि ऑन क्लिक के अंदर मेरा कौन सा मेथड रन होगा, ये वाला मेथड मेरा रन होगा, ये कहना एग्जीक्यूट होगा, तो फिर हमारे पास ये टोकन रिटर्न होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इस मेथड को एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है, तो फिर मेरे पास जो टोकन की वैल्यू है उसको मैं रिसीव कहां पर करूंगा, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि यूज क्लाइंट तो उसको भराने ही बना था ना, क्योंकि ऑन क्लिक लगना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम टेम्परेरी क्या करेंगे, अपने पास एक हुक ले लेंगे, ठीक है, अपने पास एक हुक ले लेंगे जिसका क्या नाम है, टोकन, सेट टोकन, ठीक है। और इसको मैं क्या इसका नाम रखता हूँ, यूज स्टेट इसका नाम रखता हूँ, ठीक है। यूज स्टेट इसका नाम है, और इसकी इनिशियल वैल्यू बेसिकली स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये रख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि रादर देन रिटर्निंग इट फ्रॉम हेयर, मैं क्या करूंगा कि मैं इसको सेट कर दूंगा, सेट टोकन, और इसको मैं क्या कर दूंगा, इस तरह से टोकन सेट कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि अब जब ये मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला जो मेरा यूज स्टेट का स्टेट वेरिएबल है, ये अपडेट हो जाएगा, और इसके अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो मेरा टोकन मुझे एज एन रिस्पॉन्स मिलेगा ना, उसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि भाई, अब मैं जल्दी से नीचे आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक बटन क्रिएट करता हूँ, बटन का नाम रखता हूँ ऑथ पीटीएन, ठीक है, ऑथ पीटीएन, सही है। और अगर कहते हैं तो इसको थोड़ी सी क्लास भी दे देते हैं, बॉर्डर वन, बॉर्डर, हाँ जस्ट बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। और बीजी, बीजी समथिंग लाइक, अगर ब्लैक दे दें तो। अच्छा, अब इस ऑपरेशन वाले कंपोनेंट को पहले मुझे यहाँ पर वो भी करना होगा ना, रेंडर भी करना होगा, ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है। अब चल के देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। अच्छा, एक सेकेंड, मेरा यहाँ से सर्वर जो है वो बंद हो गया, तो मैं सर्वर अपना रन कर लेता हूँ। अच्छा, जितनी देर हमारे पास सर्वर रन हो रहा है, ठीक है, टाइम ले रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ये रख दिया और पेटीएम रख दिया, ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँ, ऑन क्लिक भी लगा देता हूँ, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है। और ऑन क्लिक के ऊपर क्या होगा, ऑन क्लिक के ऊपर हमारा गेट टोकन का बटन जो है ना वो चल जाएगा, सॉरी, गेट टोकन का बटन नहीं, गेट टोकन का ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। कब एग्जीक्यूट होगा, ऑन क्लिक के ऊपर ये मेरा जो है ना एग्जीक्यूशन हो जाएगी इसकी। और अगर मैं अपना टोकन की वैल्यू देखना चाहूँ ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पी टैग में आकर यहाँ पर, और मैं इसको कर देता हूँ टोकन, ठीक है, इस तरह से करके। और अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, बुक वाले राउट पे चलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि ये मेरे पास बटन तो आ गया है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना
इसका टेक्स्ट जो है ना वाइट करते हैं, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। और इसको थोड़ी सी क्लास भी देते हैं, इसको भी M10 दे देते हैं, ठीक है, मार्जिन दे देते हैं ताकि बीच में आ जाए, और थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, सही है। अच्छा, तो ये ऑथ का बटन बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई जब ये ऑथ का बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर चलेगा, और इसके अंदर ये जो मेथड मैंने दिया है, जब ये रन होगा तो फिर इसके अंदर का ये मेथड चलेगा। अब आप पूछेंगे कि मैंने इसको इस तरह से क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर मैं इस तरह से करूंगा ना तो फिर इसका मतलब कुछ और बन जाएगा। इसका मतलब होगा कि अभी ये ऑन क्लिक का बटन क्लिक होने से पहले ही ये जो फंक्शन है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसको इंस्टेंटली यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करना, कॉल नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि ये तब एग्जीक्यूट हो जब मेरा ऑन क्लिक का इवेंट परफॉर्म हो, यानी कि क्लिक हो तब ही ये एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो ये चीज है, सही है। तो अब क्या है कि ये हो गया, सही है। अब चले लेट्स ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हो एरर आ गया मेरे पास, तो ठीक है। अब एरर क्या आ रहा है भाई, चलते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं कि क्योंकि हम लोग इसके अंदर जो है ना वो कर रहे हैं, क्या आपको कहते हैं कि एसिंक अवेट का यूज करो, तो हम ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर जो है ना एरर हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी एरर हो तो हम उसको इजीली सुलझा सकें, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है, एरर, सही है। अब देखते हैं, अगेन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अब हमारे पास देखें एरर जो है ना थ्रो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसका लगा दिया ना, ब्लॉक लगा दिया ट्राई कैच का, तो अब एरर थ्रो नहीं होगा। और ये गुड प्रैक्टिस होती है एरर को कंट्रोल करने की, क्योंकि अगर प्रोडक्शन में आपका एरर इस तरह से पॉपअप आ जाएगा ना एप्लीकेशन, तो यूजर बेचारा तो परेशान हो जाएगा, पता नहीं यार मैंने क्या कर दिया है कि ये बटन आ गया अजीब सा। तो इसीलिए हमें इसको एरर्स को इस तरह से हैंडल करना होता है कि वो जो है ना इसमें नहीं। लेकिन अब यहाँ पर एरर आ क्या रहा है, और ये देखिए मेरे पास एरर ना यहाँ पर नहीं शो हो रहा, यहाँ पर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट, और क्लाइंट कंपोनेंट का मतलब है कि वो कंपोनेंट जो कहाँ पर चलता है, ब्राउजर पर चलता है, तो इसलिए ब्राउजर के कंसोल पे एरर आ रहा है, ठीक है। अब क्या आ रहा है कि भाई एक्सेस टू फिट एट दिस, ठीक है। वो उसने कहा कि भाई आपने ये किया और इसके ऊपर किया, और इस ओरिजिन से आपने जो है रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है। हैज बिन ब्लॉक्ड बाय कॉल पॉलिसी, ठीक है, रिस्पॉन्स टू प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, और आगे फर्दर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। मुझे सबसे पहले आप बताएं, किसी को पता है कि कॉर्स पॉलिसी क्या होती है? व्हाट इज कॉर्स? ठीक है, चले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। कॉर्स की फुल फॉर्म होती है, ये मैंने पहले से यहाँ पर आया, क्योंकि ये आना था एरर तो मुझे पता था, तो मैंने आपसे पहले से निकाल के रखी है कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। बेसिकली कॉर्स पॉलिसी का मतलब ये होता है, अगर आसान टर्म्स में आपको बताऊं तो कोर्स कॉर्स पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है कि जो कि जब हम अपनी एपीआई को क्रिएट कर रहे होते हैं ना, ठीक है, बैकएंड के ऊपर, तो हम वहीं पर उस पर लगाते हैं कि भाई मेरी ये जो एपीआई है ये कौन सा, मतलब कौन से एंड पॉइंट से, यानी कौन से ओरिजिन से एक्सेस हो सकती है और कौन से ओरिजिन से नहीं एक्सेस हो सकती। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही आ रहा है कि भाई जो कोर्स की पॉलिसी लगी हुई है वहां से वो ये कहना चाह रहा है कि हम बेसिकली ये जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट, ये जो हम ब्राउजर पे उसको एक्सेस करने की कोशिश करें, कह लें कि जो मेरे पास क्लाइंट कंपोनेंट है इसके अंदर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कह रहा है आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉर्स पॉलिसी की वजह से आपको अलाउ नहीं किया जा रहा कि आप जो है अपने जो है ना इस ब्राउजर से कहने क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर इसको एक्सेस करें। क्यों? क्योंकि समटाइम होता है कि ये जो है ना सेंसिटिव टास्क होता है, ठीक है। अब ये जो टोकन होता है ना, ये टोकन अगर अभी तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है ना मैं क्लाइंट पे ये काम परफॉर्म करूँ, हालांकि प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। ये टोकन को हम सर्वर पर ही रख रहे होते हैं और सर्वर पे ही काम होता है। क्लाइंट पे क्लाइंट से चीजें चोरी हो जाती हैं, ठीक है। क्लाइंट होता है ना, ये ब्राउजर होता है, तो ब्राउजर से चीजें चोरी हो जाती हैं, तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं रखी जाती यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वो यही कहना चाह रहा है, कोर्स की पॉलिसी में वो यही कहना चाह रहा है कि भाई मैं आपको ये अलाउ नहीं कर रहा कि आप जो है ना अपने क्लाइंट कंपोनेंट से पीछे मेरी डेटाबेस में कोई ना कोई म्यूटेशन करो और वीकेंड से चेंजेस करो, ठीक है। अगर मैं वैसे आपको पढ़ के दिखाऊं थोड़ा सा कोर्स पॉलिसी के बारे में, अक्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग कोर्स पॉलिसी इज अ सेट ऑफ सेटिंग्स दैट अलाउ अ ब्राउजर टू एक्सेस रिसोर्स फ्रॉम अ डिफरेंट डोमेन देन द वन दैट सर्व द वेब पेज। तो मतलब सिंपली वही चीज है कि
ये जो डोमेन है जिसके ऊपर से हम अपना एक्सेस करने की कोशिश करें, ये वाली लोकल होस्ट 3000, ये हमारी डोमेन है विच इज डिफरेंट। और जो रिसोर्सेज हैं, जिस डोमेन के ऊपर रिसोर्सेज पड़े हैं, ये वाली जो एपीआई है हमारे पास, जिसको हमने एपीआई का नाम दिया है, ठीक है, ये भी एक डोमेन भी है ना। तो ये जो डोमेन है, ठीक है, ये क्या है, दूसरी डोमेन है। तो कॉर्स की पॉलिसी की वजह से अभी यहाँ पर ब्लॉकेज लगी हुई कि हम अपने लोकल होस्ट से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे अब देखें यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमारे पास जो है ना आ जाती है सर्वर एक्शन, ठीक है, क्योंकि सर्वर एक्शन होते क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्डर तो क्रिएट करना है, ठीक है। अब कैसे ऑर्डर क्या ना, जो आप ऑथराइजेशन हेडिंग के हाउ टू म्यूटेट डेटा, यानी कि हम डेटा के अंदर से कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू म्यूटेट डेटा, ठीक है। तो हम मतलब के डेटा के अंदर चेंजेस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊंगा, ये आप पढ़ सकते हैं, ये अगर आप वैसे पढ़ेंगे ना तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी पढ़ने में, लेकिन अगर मैं पहले आपको समझा दूंगा ना, फिर आप बाद में अपने एंड पे पढ़ लेंगे इसको, तो आपके लिए फिर आसानी होगी। तो मैं आपको सिंपल टर्म समझाता हूँ। सर्वर एक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन 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 उसका फायदा, अब आपका ये भी क्वेश्चन उठ सकता है ना कि भाई वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं तो फिर तो हमारे पास सर्वर कंपोनेंट्स भी है, वो भी सर्वर पर ही एग्जीक्यूट। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन है वो भी ठीक है कि भाई सर्वर कंपोनेंट में और फिर सर्वर एक्शन में क्या फर्क है, कि दोनों ही सर्वर पर हो रहे हैं, तो फिर हम सर्वर एक्शंस को कंपोनेंट्स को यूज करें, एक्शन की क्या जरूरत है। तो सर्वर एक्शन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने सर्वर एक्शन को बनाते हैं और फिर हम उसको क्लाइंट पर भी कॉल करके यूज कर सकते हैं और सर्वर में भी कॉल करके यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारे पास इस तरह के इश्यूज आते हैं, जैसे कि ये अभी एक इशू आया है, तो अब हम क्या करेंगे, जब अपना सर्वर एक्शन बनाएंगे तो ये सारा कोड, सर्वर एक्शन क्या है, एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। सर्वर एक्शन जस्ट एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा जिसको अभी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि उसको हम फिर जो है ना कॉल करेंगे यहाँ पर, जो कि बेसिकली कॉल तो इस क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर अंदर होगा, ये जो क्लाइंट कंपोनेंट है ना इसके अंदर वो कॉल होगा, ठीक है, यहाँ पर कॉल होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन जो उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होगी ना, वो सर्वर साइड पर ही हो रही होगी, जिसकी वजह से जब सर्वर साइड से इस एंड पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी तो फिर हमारे पास एक एरर आ रहा है, दिस वन, वो एरर नहीं आएगा। तो ये आपको छोटे सा मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, आपको समझ आया ये कॉन्सेप्ट? अच्छा देखें, मैंने क्या बताया है कि जैसे देखें हमारे पास ये मसला आया, ठीक है, ये मसला आप लोगों को समझ में आ गया, ये मसला मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया कि क्या क्या ये मसला है, क्यों आया है, क्या ये ओरिजिन रहेंगी, सारी चीजें मैं आपको बताइए, मसला समझ में आ गया ना आपको? अगर मैं दोबारा से इसको वन वर्ड वन लाइन में रिपीट करूं तो इसका मतलब है कि ये जो क्लाइंट है, या कह लें जो क्लाइंट कंपोनेंट हमने बनाया है, इससे हम जो है यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, इससे जो है ना हम ये पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बिहाइंड द सीन जो ये वाली एपीआई ये मैं अलाउ नहीं कर रही कि हम अपने क्लाइंट से या क्लाइंट कंपोनेंट से जो कि ब्राउजर पर रेंडर होता है उससे हम जो है ना रिक्वेस्ट करें बिहाइंड द सीन इसके बैकएंड के ऊपर। तो अब फिर क्या करें हम, तो यहाँ पर फिर हमें कुछ ऐसा काम करना होगा कि हमारा जो है ना कहने के ये जो फ्रंट एंड, सॉरी, कहने के ये जो हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट है इसके अंदर टोकन भी आ जाए हमारे पास, ठीक है, और हमारा ये जो फंक्शन बनाया है ना ये सर्वर पर एग्जीक्यूट हो, ताकि हमारे पास जो ये वाला एरर आ रहा है वो ना आए, ठीक है। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, सर्वर एक्शन बनाएंगे। और सर्वर एक्शन क्या होते हैं, सर्वर एक्शन हमें ये अलाउ करते हैं कि कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि हम चाह रहे हैं कि सर्वर पर सिर्फ परफॉर्म हो, वो मतलब कि सर्वर एक्शन ऐसे होते हैं, फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम क्लाइंट कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और सर्वर कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि अगर हम उसको क्लाइंट कंपोनेंट में भी कॉल करेंगे ना, और अभी हम करके देखेंगे, कॉल करेंगे ना तो वो तब भी सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होगा, और सर्वर कंपोनेंट में भी करेंगे तो सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होगा। नॉर्मली सर्वर कंपोनेंट में हमें जो है ना सर्वर एक्शंस को यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, पहली तो चीज है। दूसरी चीज ये है कि हम उसको जो यूज कर रहे होते हैं ना वो अपना इसमें कर रहे होते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि क्लाइंट के अंदर रहते हुए कोई सर्वर पे काम परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस अपने पूरे फंक्शन को यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर इसको रखने का कोई फायदा है नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सर्वर एक्शन अब क्रिएट करूंगा।
मैं यहाँ पर चलता हूँ और ये एक्शन का एक फोल्डर बना हुआ है हमारी एसआरसी के अंदर, ठीक है। अगर आपका नहीं हो तो आप बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और ये फोल्डर जरूरी नहीं है, ठीक है, ये भी चीज याद रखें, कोई भी इसका नाम रख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने एक्शन रखा हुआ है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ बुक, बुक डॉट एक्शन, ठीक है, डॉट टीएस। अच्छा, अब ये जो मैंने बुक डॉट एक्शन लिखा है, ये भी जस्ट मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा है, जरूरी नहीं है ये भी लिखना। अगर मैं चाहूं तो सिर्फ यहाँ पर इसको हटाकर बुक एक्शन भी कर सकता हूँ, बुक एक्शन डॉट टीएस ही कर देता हूँ, वो ऐसा ना हो कि उसमें आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। ये कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट की कमांड लगाऊंगा और ये फंक्शन लगा दूंगा, ये जो फंक्शन हमने वहां पर बनाया था, ठीक है, ये फंक्शन लगा दिए यहाँ पर। ये सेकेंड, ये आ गया, इसका ये आ गया, और इसका ये, ठीक है। तो ये सिंपली फंक्शन लगा दिया और इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये सिंपली फंक्शन लगा दिया। अब आप कहेंगे यार इसमें क्या नई चीज है भाई, ये तो आपने सिंपल बस फंक्शन लगा दिया और इसको आप यहाँ पर आगे इंपोर्ट कर लेंगे, तो इसमें क्या नया चीज है, इसमें क्या नई चीज है कि ये सर्वर एक्शन है और ये कोई मतलब ये है, ठीक है। तो मैं अगर सर्वर एक्शन के आपको जो है ना वो दिखाऊं, क्या कहते हैं कि उसकी फॉर्मेशन दिखाऊं, तो कैसे बनता है सर्वर एक्शन, ठीक है। कि अगर तो आप जो है ना इस सर्वर एक्शन को बनाना चाह रहे हैं कहाँ पर, सर्वर कंपोनेंट में बनाना चाह रहे हैं, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या करें कि इस तरह से एक्सपोर्ट करें उसको, ठीक है। एक डिफॉल्ट इस तरह से एक फंक्शन बनाए, ठीक है, फंक्शन बनाए, ठीक है। और उसमें आप क्या, सॉरी ये आपका पेज है, सॉरी सॉरी, ये आपका सर्वर एक्शन का फंक्शन है। ये सिंपल आपने फंक्शन बनाया और उसकी जो टॉप लाइन है ना फंक्शन के अंदर, ये करली ब्रैकेट बॉडी के अंदर टॉप लाइन पे आपने यूज सर्वर की ये स्टेटमेंट या कह लें डायरेक्टिव पास कर दिया, और फिर नीचे जो भी आपको करना है ना आपने वो काम कर लिया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप क्लाइंट कंपोनेंट पढ़े, तो क्या लिखा, इट्स नॉट पॉसिबल टू डिफाइन सर्वर फंक्शंस इन client components. However, you can invoke them in client component by importing them from a file that has the use server directive at the top of it. तो सिंपल टर्म में मतलब समझ आता है हमें कि हम डायरेक्टली सर्वर क्लाइंट कंपोनेंट में अपना सर्वर एक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि हम एक अलग फाइल के अंदर अपना सर्वर एक्शन बनाएं और वहां से उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर दें। जैसे यहाँ पर ये हुआ भी हुआ, एक्सपोर्ट कर दें और फिर एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करें, मतलब कि उस फाइल के ऊपर यूज सर्वर का डायरेक्टिव लगा दें, ठीक है। और फिर जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो हम उसको इजीली इंपोर्ट करके अपने क्लाइंट कंपोनेंट में यूज कर होंगे। इन्वॉक का मतलब होता है कॉल करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने यहाँ पर ये जो मैंने सर्वर एक्शन का एक बनाया है, ठीक है, फाइल कहने कोई भी नाम से आप फाइल बना सकते हैं, किसी भी नाम से, डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। बस फाइल बनानी है और ये चीज लाजमी लगानी है और ये सबसे टॉप पे होनी चाहिए, ठीक है। इससे नीचे नीचे सारी चीजें होंगी, इससे ऊपर नहीं कुछ भी होगा, ये सबसे टॉप पे होनी चाहिए। ये क्या करती है, ये बेसिकली नेक्स्ट जेएस को बता देती है कि भाई इस फाइल के अंदर जितने भी अब ये फंक्शन एक्सपोर्ट होंगे, जितने भी ये एसिंक्रोनस फंक्शन एक्सपोर्ट होंगे, ये कौन से फंक्शन होंगे, ये कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं होंगे, ये सर्वर एक्शन होंगे। ये क्या होंगे, सर्वर एक्शन, यानी कि ऐसे फंक्शन जो कि आप बेशक उनको यहां पर ये क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर बेशक उनको कॉल करो, लेकिन उनकी जो असल एग्जीक्यूशन होगी वो कहां पर होगी, सर्वर पर ही होगी। तो जब उसकी असल एग्जीक्यूशन सर्वर पर होगी, तो जैसे मेरे पास अभी एक एरर आया था, ये वाला जो अभी मेरे पास एरर आया था वो आई थिंक तो चला गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो वो जो एरर है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही ये है कि भाई मैं क्लाइंट से जो है ना आपकी रिक्वेस्ट नहीं रिसीव कर सकता, मैं सर्वर से रिसीव करूंगा, तो इसके लिए आप काइंडली सर्वर से रिक्वेस्ट करें, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैंने सर्वर एक्शन का बनाया, ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है ये भी याद रखनी कि सर्वर एक्शन जो होते हैं ना वो हमारे टीएसएक्स वगैरह को नहीं रिटर्न करते, ठीक है। वो प्लेन या तो जावास्क्रिप्ट या फिर प्लेन टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम या तो मतलब कि अब सर्वर एक्शन में क्या कर सकते हैं, हम जो है ना डेटाबेस क्यूरी भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं डेटाबेस क्यूरी। आप चाहें तो आप क्या कहते हैं कि इसके अंदर अगर आप कोई ओआरएम यूज करें तो ओआरएम के थ्रू भी आप क्यूरीज कर सकते हैं डेटाबेस से, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आगे चल के हम एपीआई के फंक्शन बनाएंगे, ये भी समझने बिल्कुल उसी तरह से, बस फर्क इतना है कि वो एपीआईज होंगी, रेस्ट एपीआईज होंगी, प्रॉपर उनकी जो है ना फॉर्मेशन होगी, सारी चीजें होंगी, ये एक इंडिविजुअल फंक्शन होते हैं, ठीक है, बाकी काम दोनों का एक ही है, ठीक है। तो ये है कि जो है ना ये चीज है, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई अब हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा था, हाँ।
तो यहाँ पर चल गए। अब क्या हुआ कि भाई अब हमने ये एक्शन तो बना लिया अपना, यहाँ पर ये हमारा एक्शन जो है ना रेडी हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ टोकन को, सही है। ये समझाना जरूरी था, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये टोकन को कर दिया सिर्फ, अब क्या करना है कि अब जो है ना सर ये बड़ी जेसन इजी। डॉट स्ट्रिंगिफाई का काम करता है? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का काम करता है? ये कौन सा वाला, ये वाला? जी आपने भी हेलो, नीचे लगाया था ना, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लगाया था, ये रहा बॉडी के बाद लगाया ना, कॉलन के बाद जेसन जेसन और डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर हमने जी क्लाइंट ये के नेम मैंने और क्लाइंट की ईमेल मैंने डाली। जी मैंने ये बताया था, क्योंकि ये जो बॉडी है ना ये रिक्वायर करती है कि हमारे पास मतलब इसके अंदर जो भी आप चीज दो ना वो जेसन स्ट्रिंग की फॉर्म में होनी चाहिए, जेसन स्ट्रिंग की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसीलिए हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर इस ऑब्जेक्ट को रैप कर दिया। तो बेसिकली अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो हमें यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर या कह लें कि जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो उसमें ये कैसे जाएगी, एज एन जेसन स्ट्रिंग जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लगाया, ये मैंने पहले भी क्लियर किया है, ठीक है। अच्छा खैर, तो ये चीज हो गई। अब हमें क्या करना है कि अब हमें एक टोकन चाहिए अपना, ठीक है। तो टोकन अब हम कैसे गेट करना चाह रहे हैं कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो फिर टोकन हमें मिले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बटन, एक जो है ना फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। इसका क्या नाम रख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं हम अपने पास, इसको भी एसिंक ही बनाते हैं, ठीक है, एसिंक ही बनाते हैं। और इसका मैं नाम रखता हूँ ऑथ, इसका चलिए नाम रखते हैं ऑथ बीटीएन, सही है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू अगेन, ठीक है, लेकिन चले अभी के लिए हम ये रख लेते हैं ऑथ बीटीएन, सही है। ऑथ बीटीएन इसका नाम रखा। मैं जल्दी से क्या करूंगा, इस तरह से करके, ठीक है, और अपना जो है टोकन रिसीव करूंगा। कैसे टोकन रिसीव करूंगा, अवेट गेट टोकन। अब ये गेट टोकन क्या है, बताया मुझे गेट टोकन क्या है। ये गेट टोकन बेसिकली यही सर्वर एक्शन है जो हमने यहाँ पर बनाया और उसको अब हमने यहाँ पर अपने क्लाइंट कंपोनेंट में कॉल किया है, ठीक है, यहाँ पर कॉल किया इसको, ठीक है। अब बिहाइंड द सीन ये कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट ये सर्वर पर ही होगा, लेकिन अब हम इसको यूज कहाँ पर कर सकते हैं, अपने क्लाइंट कंपोनेंट में भी कर सकते हैं। तो इसका ये फायदा है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया। अब क्या करना है कि अब मुझे ना ये टोकन जो है ना अपने इसके अंदर सेट भी करना है ताकि मैं इसको लेटर ऑन जो है ना यूज कर सकूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको इसमें सेट किया, ठीक है। और अब ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ऑथ, ठीक है, ऑथ बीटीएन। ऑथ बीटीएन का फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट होगा। और अब मैं देखता हूं कि अब मेरे पास क्या मेरे मसले मसाइल हल हो गए। तो अब होप्स हो के सब क्लियर होगा। तो मैं क्लिक करता हूं इसके ऊपर, और इस पे मैंने जैसे क्लिक कर दिया है, एक सेकेंड अभी हम चल के देखते हैं, शायद कोई एरर आ गया। Objects are not valid as a React found which is access normalization by ओके ओके। अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि एक्चुअली ना हमें जो यहाँ पर गेट हो रहा है ना, ये जो टोकन गेट हो रहा है ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है एक्सेस टोकन। तो हमें एक्सेस टोकन चाहिए, वो एक सिंगल प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट गेट हो रहा है ना, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर गेट हो रहा है और मैं इसको सेट किसके अंदर कर रहा हूँ, यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तो इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है, अगर मैं इसकी टाइप आपको दिखाऊं तो इसकी टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग टाइप आ रही है। तो जब मैं डायरेक्टली यहाँ से टोकन को सेट कर रहा हूँ ना, यहाँ से रिटर्न करके डायरेक्टली टोकन को रिटर्न कर रहा हूँ, तो वो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से वो यहाँ पर एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको डॉट एक्सेस टोकन कर दूंगा तो अब वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, लेट्स सी, होप सो ये क्लियर हो गया होगा। एक सेकेंड, अच्छा अच्छा अच्छा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। एरर तो नहीं आ रहा, बट ये मेरे पास शो क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड में। अच्छा, ऑथ बटन बन गया, ठीक है, ये ऑथ बटन आ गया, सही है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा, अवेट करेगा फॉर द टोकन, ठीक है। टोकन हमारा आएगा, टोकन सेट होगा, सही है। एक चीज शायद मिसप्लेस है, एक सेकेंड, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन पोस्ट शहाब, और इसके अलावा एपीआई क्लाइंट्स, ठीक है, और डॉट जेसन, और जेसन को गेट करके और फिर हमने उसको रिटर्न कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम
अगेन कोशिश करते हैं, यहाँ एक सेकेंड, एक दफा यहाँ पे ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर अदरवाइज हम जो है इसको अपने सर्वर को दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं शायद कुछ इशू ना आ गया हो। दोबारा से सर्वर रन देखते हैं। एक सेकंड, जब तक मेरा सर्वर रन हो रहा है मैं अपनी ठीक है, सर्वर तो हमारा रन हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अब हम चेक करते हैं अपने सर्वर पे कि हमने सारी चीजें क्लियर है, हमारी कोई मसला तो नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है, तो मैं चेक करते हैं। अच्छा, तो एक सेकंड में आपसे, ठीक है, तो लेट्स ट्राई, दोबारा से इसको मैं रिलोड करता हूँ। ठीक है, और ठीक है, रिलोड हो गया। अब चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एरर भी नहीं शो हो रहा और काम भी नहीं हो रहा। वाई? अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, कंसोल करके देखते हैं कि हमारे पास कंसोल में क्या आ रहा है। बेसिकली ऑपरेशन में चलते हैं, ठीक है, और यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास कंसोल में क्या गेट हो रहा है। ठीक है, CLG टोकन, सही है। और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कोई और मसला तो नहीं हो रहा, कोई बटन की एग्जीक्यूशन नहीं हो रही हो या किसी भी तरह से। अच्छा, तो अब दोबारा करके देखते हैं। हम्म अच्छा, एक काम करते हैं हम, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, अपने इसमें चलते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम जो है ना अपने पोस्टमैन पे चलते हैं। ठीक है, और सॉरी, पोस्टमैन नहीं, हम जो है ना यहाँ पर चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये भी ऑप्शन है एक, हैंडल क्लाइंट के नाम से ये एक हमारे पास एक्सटेंशन होती है। तो अभी के लिए हम जो है ना इसका यूज करते हैं। ठीक है, और पोस्ट, सही है। और एक सेकंड, एक सेकंड, एक चीज देख लो, मुझे शक पड़ रहा है। मेथड पोस्ट, नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं और API क्लाइंट्स पे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हेडर में चलते हैं, ऑथ में चलते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, हमें यहाँ पर तो अभी देना है ना बॉडी, सही है। और बॉडी में चल के हम यहाँ पर क्या देते हैं अपना, ये वाला जो है ना ये पास कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड में एक काम करके देखते हैं इसको भी। वैसे तो होता नहीं है नॉर्मली, इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन वी डोंट नो के एप्लीकेशन जैसे शक पड़ रहा है कि यहीं पर कोई ना कोई जो है ना मसला है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। चले खैर, यहाँ पर देखते हैं हम करके अपना। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एरर्स तो आते ही जाते हैं। खैर, अब हम करते हैं और अब सेंड करते हैं यहाँ पर
हमारे पास एक्सेस टोकन मिल रहा है। एपीआई क्लाइंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्राई डिफरेंट ईमेल, ये मसला है कि हमारा ये जो क्लाइंट है ना ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो है ना कन्फ्लिक्ट आ रहा है। सही है, तो अब क्या करें कि अब हम हेलो, ऐसा आप करते दूसरा, हैं। आप ऐसा करें, दूसरा कोई ईमेल बना लें खुद से, क्योंकि ऐसा हाँ, सबमिट। मैं ना कुछ और ट्राई करता हूँ, कुछ और मैं अपना करता हूँ। हाँ शाह, मेरा भी शायद लगा हो, मैं चले शाह करता हूँ। शाह, समथिंग लाइक दिस। हाँ, कुछ भी करते हैं, अलेक्जेंडर वगैरह करते हैं, इस तरह से आ जाएगा। हाँ, हो गया, ये देख रहे हैं, टोकन आ गया हमारे पास। ठीक है, नजर आ गया आपको टोकन? हेलो? जी। ठीक है, तो अब हमें ये टोकन जो है गेट हो गया है। सही है, तो इस तरह से हमने जो है ना अपना टोकन जो है गेट कर लिया है। सही है, तो अब क्या है कि भाई टोकन तो हमें गेट हो गया है। सही है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें ऑर्डर्स वगैरह करने थे, ठीक है, और ऑर्डर्स वगैरह के लिए टोकन होना लाजमी था। ठीक है, तो इसलिए अब ऑर्डर के लिए जो है टोकन होना लाजमी था, तो हमें टोकन तो गेट हो गया। ठीक है, टोकन हमने ले लिया है। अब हमें ऑर्डर बेसिकली क्रिएट करना है। ठीक है, ऑर्डर बना लिए ना तो फिर सब कुछ ही हो जाएगा समझ में। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ऑर्डर भी एक पोस्ट का फंक्शन होगा। ठीक है, कुछ चीज हमने क्रिएट करनी है बिहाइंड द सीन डेटाबेस में, तो इसीलिए हमें उसका भी एक क्या बनाना पड़ेगा, सर्वर एक्शन ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं उसका सिंपल फंक्शन बनाऊंगा ना, जैसे ये बनाया था सिंपल फंक्शन यहाँ पर, ठीक है, और फिर मैं कोशिश करूँ तो फिर मेरे पास वही इशू आएगा। वो कहेगा कि भैया आप अपने क्लाइंट से जो है ना नहीं ये काम कर सकते। क्यों? उसकी फिर से वजह ये होगी क्योंकि हमें, अगर मैं आपको दिखाऊं जाकर, तो हमें जो है अपनी बिफोर क्रिएटिंग द ऑर्डर, ठीक है, हमें क्या करना है, बिफोर सबमिशन ऑफ ऑर्डर हमें क्या करना होगा, हमें अपना यहाँ पर ये देखें ऑथराइजेशन टोकन पास करना होगा। और ये ऑथराइजेशन टोकन शायद अभी आपको जो है ना लग रहा होगा कि यार ये सिर्फ टोकन ही तो एक है, इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन जब आप आगे चलकर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये एक टोकन की बेस के ऊपर आपकी सारी ऑथेंटिकेशन हो रही होती है। ठीक है, ये टोकन है तो आप ऑथेंटिकेटेड हो, ये टोकन नहीं है तो आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, और अगर ये चोरी हो गया, ठीक है, तो फिर जो है फिर आपका भी जो है ना काम हो गया। ठीक है, तो इसलिए टोकन की बड़ी वैल्यू है। सही है, तो ये चीज है कि हमने इस टोकन को सेव रखना होता है। ठीक है, इसको कोशिश करनी होती है कि जितना बचा सके उतना बचाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगेन हमारा ये जो फंक्शन होगा ऑर्डर वाला, उसमें भी टोकन जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको भी यहाँ पर एज एन सर्वर एक्शन बनाऊंगा ताकि सर्वर पर एग्जीक्यूट हो। और आपको पता होगा कि जो फंक्शन हमारे सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, उनका क्या फायदा होता है कि वो जो है उनको कोई एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि सर्वर यानी कि हमारा कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर पर होते हैं एक्सेस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ विच इज टोकन, क्योंकि ऑर्डर क्रिएट करने के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके पास टोकन होना चाहिए। बॉडी बाद में पहले ऑथराइजेशन टोकन होना चाहिए, और ये ऑथराइजेशन टोकन क्या होगा, ये मेनली हमारे पास एक हेडर ही होगा सिंपली। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी से लिखता हूँ क्योंकि वही लाइन दोबारा से रिपीट होंगी जो हम कर चुके हैं रिपीट। मैं बल्कि इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये है ना मेरे पास ये कोड, इसी को पूरा कॉपी कर लेता। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसमें फिर हम चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से मुझे क्या करना है, सबसे पहले एंड पॉइंट अपना बदलना है। क्या एंड पॉइंट होगा? ऑर्डर्स का एंड पॉइंट होगा। मेथड मेरा पोस्ट ही रहेगा क्योंकि मुझे क्रिएशन करनी है। अच्छा, इस दफा हेडर हेडर में मुझे कंटेंट टाइप देने की ना जरूरत नहीं है। मुझे क्या देना है हेडर के अंदर, मुझे देना है ऑथराइजेशन का हेडर। ठीक है, ये ऑथराइजेशन का हेडर होगा, ये देख रहे हैं, ये ऑथराइजेशन लिखा हुआ है हेडर। ठीक है, और इसके अंदर क्या मुझे देना है, मुझे देना है बेरर टोकन। बेरर टोकन कुछ भी नहीं है। बेरर टोकन समझने के हमारे पास बहुत सारे टोकन होते हैं, JWT टोकन हो गया, ठीक है, हमारे पास इस तरह से और भी टोकन होते हैं, लेकिन बेरर टोकन एक फॉर्म है। ठीक है, टोकन की एक फॉर्म है जो हमें देनी है, पास करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली यहाँ पर लिखूंगा, अच्छा मैं इसको लिखूंगा टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि देख रहे मेरा पैरामीटर ऊपर से आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, बेरर लिखूंगा सिंपली, और यहाँ पर जो है ना अपना टोकन पास कर दूंगा। कैसे पास करूंगा, इस तरह से करके टोकन लिख दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये मेरा टोकन पास हो जाएगा, और ये एक सेकेंड, implicitly has any type और block scoped variable used before its declaration। अच्छा अच्छा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं इसका जो है ना नाम बदल देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सही है, और इसका नाम हम क्या कर देते हैं कि इसका पास नाम, टोकन।
टॉक कर देते हैं, टॉक, ठीक है, टॉक कर देते हैं बस सिंपली। तो ये अच्छा, तो ये देखें ये आ गया, सही है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि बल्कि सॉरी, हमें यहाँ पर जो है ना टोकन की तो जरूरत ही पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारा तो ये ऑर्डर क्रिएट होगा ना, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर का इंफॉर्मेशन, ऑर्डर का बेसिकली डेटा आएगा, ठीक है। तो ये तो पुराने वाला हमने किया ना, तो इसलिए आया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब हमें अगेन यहाँ पर भी बॉडी पास करनी है, लेकिन यहाँ पर बॉडी किस तरह की, यहाँ पर बॉडी इस तरह की है। तो मैं इसको भी लेता हूँ यहाँ से, मैं इसको यहाँ से करता हूँ पिक। अगेन मैं बता रहा हूँ, इसको इस तरह से रखें या सिंपल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंगीफाई का फॉर्मेट पे जा रही है चीज, ठीक है। तो कोई इससे जो है ना फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो अब देखें, बुक आईडी हो गई, ये बुक है। कस्टमर नेम क्या रखते हैं, लेट्स से ये जॉन लिखा है, मैं शाहरुन कर देता हूँ, ठीक है। कस्टमर नेम ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए आप कहेंगे कि यार ये लोग ये आप क्या कर रहे हो, हार्ड कोडेड वैल्यूज दे रहे हो, नहीं, आप फ्यूचर में आप यहाँ से पैरामीटर लें अपना, सिंपली बुक आईडी लें, इस तरह से करके बुक आईडी लें। चले हम क्या करते हैं, ले ही लेते हैं ना, ये भी काम कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, ये भी काम कर लेते हैं, सही है। अब अभी के लिए टाइप एनी रख देता हूँ मैं इसकी भी, सही है। और इसको भी करते हैं, ट्रस्ट नेम कर देते हैं, या क्लाइंट कर देता हूँ, क्लाइंट, सही है। और इसकी टाइप स्ट्रिंग रख देते हैं, इसको भी नंबर कर देता हूँ। एक्चुअली वी डोंट हैव टाइम, तो जल्दी जल्दी से बस हम करते हैं, ठीक है। और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम लिख देंगे, एक सेकेंड, इसकी जगह बुक आईडी, बुक आईडी, सही है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लाइंट। बेसिकली क्लाइंट क्या है, कस्टमर ये है जिसने बुक किया है। तो इस तरह से हम उसको डायनामिक भी बना सकते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये चीज बताई है। अच्छा, अब ये क्या होगा कि अगेन ये रिस्पॉन्स गेट होगा, हमें इसको जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में गेट हो जाएगी हमारे पास चीज, ठीक है। ऑर्डर आ जाएगा और ये रिटर्न ऑर्डर हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया। अब अगेन मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर अपने पास चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है ना इस तरह का एक ऑर्डर के लिए बटन बनाते हैं, ठीक है। ए स्ट्रिंग फंक्शन होगा, इसका क्या आएगा, ऑर्डर पेटीएम आएगा। अच्छा, अभी एक हमारे पास ना मसला आएगा, सही है, तो उसमें जो है ना टेंशन नहीं लेनी, सही है। तो उसको अभी हम देखते हैं क्या मसला होगा वो, लेकिन मसला आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से टोकन, ठीक है, टोकन चाहिए। और कौन कौन सी फील्ड्स थी, टोकन थी और बुक आईडी थी मेरे ख्याल से, और क्या था, और था क्लाइंट, सही है। तो अभी के लिए टाइपस्क्रिप्ट के एरर है, इनको छोड़ दें, इनका कोई मसला नहीं आएगा हमारी डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो वो फिर टाइप से साइन करनी पड़ेगी। अच्छा, ऑर्डर बटन आ गया मेरे पास, ठीक है। कॉन्स करके अवेट करता हूँ, सॉरी अवेट कह रहा हूँ, ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम क्योंकि ऑर्डर की क्रिएशन कर रहे हैं, तो अगर हम ऑर्डर को रिसीव ना भी करें, ठीक है, तो उससे कोई जरूरत नहीं है उसकी इतनी, लेकिन क्योंकि क्या कहते हैं कि हम एक चीज को देख रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये भी चीज दिखा देंगे, हम ऑर्डर को रिसीव इस तरह से करें। अच्छा, टोकन में सिंपली क्या पास कर दूंगा, टोकन जो ऊपर से है बुक आईडी में, जो बुक आईडी ऊपर से हमने पैरामीटर में लिया वो पास कर देंगे, और क्लाइंट में क्लाइंट पास कर देंगे, ठीक है। और ये वही सर्वर एक्शन है, ये एग्जैक्टली सेम वही सर्वर एक्शन है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही सेम सर्वर एक्शन है। ये बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, तो इनका ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, ये क्रिएट हो गया, ऑर्डर का ये आ गया, सही है। और ये ऑर्डर आ गया, मैं चाहूँ तो इसको रिटर्न भी कर सकता हूँ, ना भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमें ये ऑर्डर चाहिए नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमने ऑर्डर की क्रिएशन करनी है, ठीक है। बाद में ऑर्डर कहाँ पर चाहिए, कैसे चाहिए, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑथ आ गया, इसी तरह से मैं इसका एक नीचे बटन बनाता हूँ, वो कौन सा बटन होगा, वो बटन होगा ऑर्डर बीटीएन के नाम से, सही है। नॉर्मली जब आप देखें, जब आप वो बनाएंगे ना, ई कॉमर्स साइट वगैरह बनाएंगे, तो आप यही क्रेड ऑपरेशन भी तो हो रहे होंगे, इसी तरह से आपका एक पीछे ऑर्डर की एपीआई होगी या सर्वर एक्शन होगा, ठीक है। और आपका बटन होगा, प्रोडक्ट्स होंगी, और इस तरह से आपका जो है ना क्लिक करेंगे और वो पीछे जाके आपके डेटाबेस में स्टोरेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फ्लो यही होता है, ठीक है, फ्लो यही रहेगा, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, फ्लो यही होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर बीटीएन, तो ये अब क्योंकि ये कुछ जो है ना पैरामीटर्स को रिक्वायर करता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको एज एन कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं कुछ पैरामीटर्स दूंगा, पैरामीटर्स क्या दूंगा, बुक आईडी क्या चाहिए, टू लिख देते हैं, ठीक है।
और सॉरी यहाँ पर टोकन चाहिए तो टोकन दे देते हैं, टोकन पास कर दें। बुक आईडी क्या, लेट से 3 कर देते हैं, ठीक है, हमें 3 वाली लेनी है। और नाम में हम अभी कुछ भी पास कर सकते हैं, लेट से शारून कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी अभी मैं जो ना हार्ड कोडेड दे रहा हूँ, ठीक है, लेटर आप ये भी नेम, ये आईडी, ये आप कहीं ना कहीं से ले रहे होंगे डायनामिक। ये अभी के लिए मैं आपको ये हार्ड कोडेड वैल्यू समझ लें, एक तरह से मैंने दी है, ठीक है। लेटर ऑन मैंने को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा जो ऑर्डर बनेगा, जब मैं ऑर्डर बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा फंक्शन कॉल होगा, जिसमें ये जो ऑथराइजेशन टोकन वो रिक्वायर कर रहा है वो जाएगा, उसके साथ ये बुक की आईडी जाएगी, और उसके साथ ये क्लाइंट का नेम जाएगा जो कि मैं एज एन कस्टमर कर रहा हूँ, ऑर्डर करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये जाएगा, ठीक है। तो अब देखें कि हमारे पास, मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर, ठीक है। और अब देखते हैं कि हमारे पास ना, अब अगर मैं ऑर्डर करूंगा ना, अच्छा एक चीज आप अब गौर से सुनिएगा, ध्यान से ही मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। अब देखें मेरी बात को कि हमने जो टोकन अपना सेव किया है ना, वो किसमें किया है, हमने किया यूज स्टेट के अंदर, यहाँ पर किया। अब इसका तो मतलब ये होगा कि जब भी हमारा पेज जो है ना रिफ्रेश होगा तो ये तो क्लियर हो जाएगा। अब लेकिन जो ऑथराइजेशन टोकन होता है वो तो हम बार बार जो है ना ऑथ के बटन पे क्लिक करके सेम क्रेडेंशियल से नहीं बना सकते ना, क्योंकि वो कंफ्लिक्ट आएगा। वो कहेगा भाई ऑलरेडी तुम इसमें हमारे पास जो है ना साइन अप हो, ऑलरेडी तुम हमारे क्लाइंट हो, ऑलरेडी तुम हमारी डेटाबेस में रजिस्टर हो, तो तुम बार बार क्यों मेरे से ऑथराइजेशन टोकन मांग रहे हो? क्योंकि मेनली जो टोकन होता है ना वो हम लेते हैं, एक दफा लेते हैं और फिर हम अपने जो है ना उसको क्या कह सकते हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर या कुकीज के अंदर जो है ना सेव कर देते हैं, सेशन स्टोरेज में सेव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम उस लेवल पर जाके वो चीज नहीं समझ रहे, सिर्फ अभी हम उसको समझ रहे थे कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जो है ना अपना ऑर्डर क्रिएट कर सके, और ऑर्डर क्रिएट करने के लिए टोकन चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए अब जो है ना, अब टोकन तो मेरा गया रिमूव, और अब मैं अगर दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो अब मेरे पास अगेन एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि भाई वही कंफ्लिक्ट आएगा ना जो पहले हमारे पास आ रहा था, कि भाई ऑलरेडी जब इससे बना हुआ है तो फिर कैसे मैं अपलोड करूं। तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए मैं फिर जाके इसमें जाता हूँ, ठीक है, और मैं फिर जाके यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ अलग दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ ABC, ठीक है, और ABC एट 51 @ अब चेक करते हैं कि अब अगर तो मेरे पास यहाँ पर टोकन आ गया ना लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारा हो गया। हाँ तो ये देखिए टोकन मेरे पास लिखा हुआ आ गया, विच मीन से हम इसमें ऑथेंटिकेट हो गए और अब हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर करूँ, ऑर्डर के बटन पे क्लिक करूँ, और मैंने ये क्लिक कर दिया, ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, तो विच मीन्स के जो ऑर्डर का बटन है इसको ये टोकन मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो टोकन है ना, ये वाला टोकन, ये वाला टोकन तो ये मिल जाएगा, क्योंकि अभी ऑर्डर का अब ऑर्डर बटन करते हैं। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ऑर्डर हुआ भी है नहीं नहीं हुआ, तो अभी वो हम फेच करके देखते हैं। लेकिन तब तक के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास यहाँ पर चलते हैं, क्या इसका नाम है, थंडर क्लाइंट पर चलते हैं, और मैं क्या करता हूँ यहाँ से अपना राउट चेंज करता हूँ, ऑर्डर्स करता हूँ, ठीक है, ऑर्डर्स करता हूँ, ऑर्डर को गेट करते हैं, ठीक है, गेट करके देखते हैं क्या बनता है। तो ये इसको हटा देते हैं, तो ये ऑथ में जाते हैं, और ऑथ के अंदर जो हमारे पास ये वाला टोकन हमें मिला है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और ऑथ में आने के बाद ये देखे बहुत सारी ऑथ की टाइप्स हैं। हम क्या करते हैं, बेरर में जाते हैं और यहाँ पर अपना पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके अब मैं गेट की रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, देखता हूँ हमारा वो क्रिएशन हुई है या नहीं हुई। तो हमारी जो क्रिएशन है वो तो हुई नहीं है, ठीक है, ऑर्डर तो हमारा बना ही नहीं है। तो ये तो भाई ये क्यों नहीं हुआ, तो देख लेते हैं इसको, ये क्यों नहीं हुआ। ऑर्डर में चलते हैं और ऑर्डर BTN अवेट क्रिएट ऑर्डर, ऑर्डर सही है, और देखते हैं। अच्छा कंटेंट टाइप, ओहो नहीं सॉरी, अच्छा बेरर टोकन आ गया, ये टोकन दे दिया है, ठीक है, टोकन दे दिया भाई। अच्छा ऑथराइज एंड पॉइंट तो नहीं कोई मसला हमारे ऑर्डर्स, ठीक है, बेरर टोकन सही है, और ये आगे चीज ठीक है। और ये ऑलमोस्ट ऑथराइजेशन के अंदर जो ये बेरर लिखा हुआ है, अगर इस बेरर को रिमूव कर दे, सिर्फ टोकन छोड़ दें, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। नहीं, वो टाइप है ना उसकी, वो देनी पड़ती है, वो देनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं होगा। वो टाइप है, वो देनी पड़ेगी। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे करके देखता हूँ, दोबारा से देखते हैं, फिलहाल वापस कंसोल भी नहीं ना आ रहे कुछ।
तो एक सेकंड आप मुझे दें, मैं यहाँ पर तो क्रिएशन हो रही है एंड पे, सही है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रही, इसको मैं दोबारा से करके देखते हैं, शायद यहाँ से जो है ना गड़बड़ होगी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ से देखते हैं, अगर हम इसको गेट ऑल भी करना है, अलाउ यू टू ऑर्डर ऑल ऑथेंटिकेशन ओनली बेसिस। अच्छा एक सेकंड मुझे दें, मैं जरा देखता हूँ कि क्या मसला क्या हो रहा है इसके साथ। अच्छा तो यहाँ पर ये है इस तरह से, और यहाँ पर जो है ना ये है इस तरह से, ठीक है, और ये है इस तरह से। अ, अच्छा हम ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि अपना ना यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि समटाइम होता है कि कंटेंट टाइप में बस, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए हम जेसन दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि हमें जो है ना कंटेंट टाइप जो है ना देनी पड़े, सही है। कंटेंट टाइप तो यहाँ पर दे के देख लेते हैं, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ट्राई करते हैं, लेट्स सी, होप सो के हो जाए, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया, ठीक है, अब जब मैंने क्लिक किया, ठीक है, और न्यू रिक्वेस्ट पे गया, और यहाँ से अब मैंने किया, हो गया। तो वो हमारा जो क्या, वो ये गेन, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि जो है ना हमारा ये मसला होता है, ठीक है, कि हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं कि अपना समटाइम जो है ना ये मसला आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज हुई कि हमारा, अब देखें, ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया। अब अगर हम इसको चाहें तो हम अपना इजीली इसको फैच भी कर सकते हैं। कैसे फैच करेंगे, उसी तरह से फैच करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब एक छोटा सा इशू आएगा फैच करने के अंदर भी, कि क्योंकि हम जो है ना एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं एक बॉडी की फॉर्म में, क्योंकि अगर हमें इसको फैच भी करना है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर हमें फैच भी करना है, आपके सामने मेरी क्रोम की स्क्रीन ओपन हो रही है। हेलो साहब। सिर्फ VS कोड की है। ओहो, अच्छा, मैं क्रोम की भी कर रहा हूँ बेसिकली, वैसे क्रोम पे किया तो कुछ नहीं, लेकिन मैं अब क्रोम की भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैंने उस पर क्लिक किया था, ठीक है, यहाँ से ये टोकन आ गया, नजर आ गया टोकन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने से क्लिक किया था, जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो मेरा बिहाइंड द सीन ऑर्डर क्रिएट हो गया था, ऑर्डर क्रिएट हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आके उसको चेक करने के लिए कि भाई मेरा ऑर्डर बना भी या नहीं बना, तो मैंने यहाँ से आके ऑर्डर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड की, और यहाँ पर जो है ना मैंने आपके सामने ही टोकन सेट किया इसके अंदर, यहाँ पर ये बेरर टोकन मैंने सेट किया, वही वाला टोकन जो मुझे यहाँ पर ये बना था, ये गेट हुआ था, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास रिस्पॉन्स है ना, इसको मैं अपने फ्रंट एंड पे गेट कर लूँ, यहाँ पर जैसे ये बुक्स का है ना, इसी तरह से ऑर्डर का भी आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जल्दी से, कुछ भी नहीं करना, जल्दी से बस हम एक और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और गेट ऑल ऑर्डर के लिए भी हमें एक चीज देनी होगी। क्या कह रहे हैं, गेट ऑल ऑर्डर की आपको रिक्वायर है ऑथेंटिकेशन, विच मीन्स के अगर हमें सारे ऑर्डर्स को गेट भी करना है ना, तो वहां पर भी हमें अपना ऑथराइजेशन टोकन जो है ना पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑथराइजेशन टोकन पास करना है, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करनी है। दैट्स वाई अगेन, अगर हम यहाँ पर क्लाइंट के अंदर इस फंक्शन को मतलब इस तरह से करके, जैसे इसको हमने सिंपली फेच कर दिया, इस तरह से फेच करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करेंगे और वो हम क्लाइंट के थ्रू पास नहीं कर सकते, क्लाइंट के कंपोनेंट में पास नहीं कर सकते, तो वो कहता है भाई सर्वर में करो। दैट्स व्हाई अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्वर एक्शन बनाएंगे, एक सर्वर एक्शन अगेन बनाएंगे, और उस वो सर्वर एक्शन जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। सर्वर एक्शन बनाएंगे, ठीक है, अगेन यहाँ पर, सही है, सर्वर एक्शन बनेगा, ठीक है, और वो सर्वर एक्शन क्या करेगा, गेट, सही है, गेट ऑर्डर, ठीक है, वो सर्वर एक्शन क्या करेगा, जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो सारे ऑर्डर्स को गेट करके लाएगा, सही है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं, क्योंकि अभी हमें पैरामीटर्स की कोई जरूरत है नहीं है सच, क्योंकि हमें सारे ऑर्डर चाहिए ना जितने भी डेटाबेस में बने हैं, तो उसमें हमें कोई वैलिडेशन लगानी नहीं है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए हो तो उसके लिए आप आईडी का पैरामीटर दे सकते हैं कि भाई आईडी की बेस पे जो है ना मुझे टोकन सारे जो है ना वो ला के दो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, एक चीज की जरूरत हमें है, विच इज टोकन, ठीक है, क्योंकि टोकन जो है हमें जो है चाहिए, ठीक है, क्योंकि टोकन हमने सेंड करना है ना, टोकन हमें चाहिए। अच्छा, बॉडी की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी हम कुछ बना नहीं रहे, ठीक है, हम गेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए बॉडी की जरूरत नहीं है। मेथड भी अगर ना भी दूंगा तो बाय डिफॉल्ट गेट ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक्सप्लिसिटली
होप सो कि इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट टाइप जो है ना मतलब कुछ सेंड भी कर रहा, जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऑप्शनली उसको अभी के लिए रिमूव किया। अगर नहीं हुआ तो फिर हम उसको लगा के ट्राई कर लेंगे, क्योंकि बिहाइंड द सीन आई डोंट नो कि एपीआई की उसने क्या चेक्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए वो समटाइम कंटेंट टाइप मांग भी रहे, नहीं भी मांग रहे। अच्छा, गेट ऑर्डर्स आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास जो है ना, यहाँ पर नहीं, यहाँ से क्योंकि हमें टोकन देना है उसको, और टोकन देना है, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं कि यहाँ पर इधर अपने पास जो है ना इसको कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने किया था, अ, एक सेकेंड, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूंगा अब, क्योंकि मुझे जो है ना वो करना है, गेट करना है, मतलब बेसिकली उसको गेट करना है, सबको गेट करना है, ठीक है। तो अगर तो मैं यूं करके करूंगा, अब देखें, अगर तो मैं यूं करके करूँ कि ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर्स करना इस तरह से, ऑर्डर्स या ऑर्डर्स डेटा, ऑर्डर्स करते हैं सिर्फ ऑर्डर्स। अगर मैं ऑर्डर्स करूं और मैं लगाऊं अवेट और गेट ऑर्डर पे मैं क्लिक करूं, गेट ऑर्डर, सेकेंड, गेट ऑर्डर, अगर मैं इस तरह से करूँ ना, अब टोकन भी देना है, टोकन, ठीक है। अगर मैं अब इस तरह से करूंगा ना, तो ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि भाई आप जो है ना ऑन दी अलाउड विद एन एसिंग फंक्शन अवेट आप तब भी लगा दो, लेकिन अवेट तो लगाना है क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो आप क्या करें भाई, और ये क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट को हम एसिंक्रोनस नहीं बना सकते, ये भी आपने याद रखना है। तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि जब भी आप डेटा फैचिंग कर रहे हो, क्योंकि वहां पर डेटा कहीं ना कहीं से दूर से आ रहा होता है, ठीक है, तो आपको अवेट लगाना ही होता है, और आप क्लाइंट के अंदर सिंक्रोनस नहीं कर सकते। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये होती है कि हम एक और बनाते हैं इस तरह की हुक, ठीक है। ये क्या होगी बेसिकली, ऑर्डर, ठीक है, और सेट ऑर्डर, ठीक है। और ये क्योंकि एक एरे की फॉर्म में होगा, तो मैं अभी के लिए इसकी टाइप क्या रख दूंगा, मैं टाइप इसकी रख दूंगा एनी, सही है। यूज स्टेट की टाइप एनी रख दूंगा, एरे रखूंगा, और फिर आगे उसके फर्दर ऑब्जेक्ट्स की टाइप डिफाइन करूँ तो एनी रख दिया, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक डिफाइन करता हूँ यूज इफेक्ट, सही है। तो आपको रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि आप, अब ये यूज इफेक्ट क्यों यूज किया, ये जब हमने यूज इफेक्ट को पढ़ा था ना, तो मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया था कि जब भी हम डेटा फैचिंग करते हैं क्लाइंट साइड के ऊपर, तो हम यूज इफेक्ट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको जाके दिखाऊं, जब मैंने आपको कहा था कि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि डेटा फैचिंग क्लाइंट पे कैसे हो सकती है, तो इसमें भी हमें यूज इफेक्ट को रिकमेंड किया गया है। अगर यहाँ पर देखें ना, तो ये क्या लिखा है, वी रिकमेंड फर्स्ट अटेम्प्ट डेटा फैचिंग ऑन दी सर्वर साइड। वो कह रहे हैं कोशिश करो कि सर्वर साइड पर डेटा को फैच करो, लेकिन अगर इनकेस आपकी मजबूरी है कि क्लाइंट पे ही करना है, ठीक है, तो फिर आप क्या करो, हाउ एवर देयर आर स्टिल केसेस वेयर क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग मेक सेंस, ठीक है। इन दीज सिनेरियोज यू कैन मैन्युअली कॉल फैच इन अ यूज इफेक्ट। तो यहाँ पर यही कह रहा है, अच्छा वो यहाँ पर कह रहा है नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। नॉर्मली प्रैक्टिस यूज इफेक्ट की है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप चाहो ना, तो आप जो रिएक्ट की दूसरी लाइब्रेरी जैसे कि रिएक्ट क्यूरी हो गया, ये हो गया, तो ये आपको अलाउ करती है कि आप क्लाइंट साइड पे बड़े अच्छे से फैचिंग कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, हम यही वाला जो तरीके का यूज होता है मोस्टली हम उसी को यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे सिंपल सा, और इसके अंदर हम एसिंक्रोनस फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका नाम हम रख देते हैं गेट ऑर्डर, सही है, या गेट ऑर्डर रहने दे, हम बस इसका नाम रख देते हैं ऑर्डर, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, ठीक है, ऑर्डर्स कर देते हैं, सही है। और ऑर्डर डेटा, सही है। और अवेट गेट ऑर्डर्स, ठीक है। टोकन पास करना है, तो टोकन जो ऊपर हमारे पास है वही पास कर देंगे, ठीक है। और अब क्या होगा, अब ये गेट कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्योंकि इसको ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं बाय रिसीव भी करना होगा ना, ठीक है। क्योंकि ये देखें, ये मेरे पास जो है ना ऑर्डर, मतलब कि अब ये इसके अंदर है, ब्लॉक स्कोप है। अगर मैं इसको लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको यहाँ से रिटर्न भी कर दूं, रिटर्न ऑर्डर डेटा, सही है, ऑर्डर डेटा रिटर्न हो गया मेरे पास, सही है, रिटर्न हो गया। अब रिटर्न तो हो गया मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, अब अगर इस फंक्शन को, अब मुझे अगर इस डेटा को रिसीव करना है, तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करके इस तरह से कांस्टेंट डी, लेट से डी कर देते हैं। और अगर अब मैं ऑर्डर्स करूं, यहाँ पे करके ऑर्डर्स करूं इस तरह से, तो ये देखिए मेरे पास नहीं एक्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये जो मेरा फंक्शन बना है वो विद इन दिस दिस फंक्शन बना है, विद इन दिस यूज इफेक्ट फंक्शन बना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस अपने फंक्शन को कुछ भी करके बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे इस अपने ऑर्डर्स के फंक्शन को इसके अंदर ही जो है ना
कॉल करना होगा। और अगर मैं इसके अंदर कॉल करूंगा तो मैं फिर अपना इसके अंदर ये जो डेटा हो रहा है डेटा मैं कैसे इसको रिसीव करूं। अगर मैं यहाँ पर भी करता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें रिसीव कर लेता हूँ, तो फिर मैं उसको बाहर नहीं कॉल कर सकता, बात तो एक ही होगी। तो फिर इस वजह से ही मैंने यहाँ पर ये हुक बनाई थी, क्या था कि मैं क्या करूंगा कि मैं इसके अंदर ही रादर देन रिटर्निंग द डेटा मैं क्या करूंगा सेट ऑर्डर। सही है, सेट ऑर्डर करके और इसके अंदर जो बेसिकली ऑर्डर का ऊपर से डेटा है ना, ऑर्डर डेटा, उसको यहाँ पर सेट कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि अब ये जो मेरा बेसिकली ऑर्डर वेरिएबल है ना, जब ये यूज इफेक्ट रन होगा और इसके अंदर ये सेट ऑर्डर होगा तो ये वेरिएबल अपडेट हो जाएगा और इसके अंदर सारे ऑर्डर का डेटा होगा जिसको हम फिर यहाँ पर बाहर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस एम्प्टी एरे का मतलब है कि ये जो यूज इफेक्ट में सिर्फ एक ही दफा चलेगा। कब चलेगा कि जब हम अपने फंक्शन जब हम अपने पेज पर जाएंगे तो ये तभी चलेगा। अब ये बहुत डिटेल के अंदर मैंने डिपेंडेंसी एरे और ये सब चीजें जो है ना जब हम सीख रहे थे इसको क्या कहते हैं यूज इफेक्ट को, तो तब हमने समझाया था। अब इसकी नीड नहीं है मुझे, ठीक है, और मैंने ये कर दिया। और अब क्या करते हैं कि अब जो है ना यहाँ पर अपना ना एक ऑर्डर के लिए वो बना लेते हैं कि जिसके अंदर हमारा ना ऑर्डर शो होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये बना हो ना, मैं क्या करता हूँ अपने पेज पे आता हूँ और यहाँ से जैसे ये है ना इस तरह की डिव, ठीक है, इस तरह की एग्जैक्टली डिव यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, और ये डिव के अंदर क्या होगा कि बेसिकली जो हमने ऊपर ऑर्डर का वो है ना हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है, अभी आप देखिएगा एक एरर आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो एरर आएगा, ये देख रहे हैं एरर। एरर क्या है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीड मैप। ठीक है, अब ये आप ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, समटाइम रिमूव ही नहीं हो रहा होगा, कुछ भी कर लेंगे नहीं जा रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रही होगी। ठीक है यार, ऐसा क्यों हो रहा है, डेटा भी आ रहा है, मैंने सेट भी किया। अब इसकी वजह ये गौर से सुनिएगा कि इनिशियली आपका फंक्शन कहाँ पर, ये कंपोनेंट जो है ना आपका कहाँ पर रेंडर हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम याद रखें, अगेन आई रिपीट, फर्स्ट टाइम जब आपका कंपोनेंट रेंडर होता है ना, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आपका कंपोनेंट रेंडर होता है, जब आप अपने एक्सेस करते हैं तो आपका ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना, ये कहाँ पर रेंडर होता है, सर्वर पर रेंडर होता है। ठीक है, अब जब ये आपका कंपोनेंट सर्वर पर रेंडर होता है तो सर्वर पर जो है ना आपका ये यूज इफेक्ट नहीं काम करता, सर्वर पर आपका यूज इफेक्ट नहीं काम करता, जिसकी वजह से जब आपका फंक्शन फर्स्ट टाइम इनिशियली ये सर्वर पर रेंडर हुआ, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब ये इनिशियली सर्वर पर रेंडर हुआ तो उस टाइम पे यूज इफेक्ट तो चला ही नहीं। जब यूज इफेक्ट चला ही नहीं तो उसके अंदर ये जो सेट ऑर्डर था ये सेट ही नहीं हुआ, डेटा सेट ही नहीं हुआ। जब डेटा ही नहीं सेट हुआ तो ये ऑब्वियस सी बात है ये अनडिफाइंड रहेगा, एम्प्टी रहेगा। और जब ये एम्प्टी रहेगा तो इसके ऊपर ये डॉट मैप का मेथड जो है ये किस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है, जब एक चीज ही अनडिफाइंड है तो उस पर डॉट का मेथड किस तरह से अप्लाई होगा। दैट्स वाई हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी कि इफ ऑर्डर, मतलब कि अगर ऑर्डर हो, ठीक है, इट्स मीन कि अगर ऑर्डर में कुछ ना कुछ डेटा हो तो फिर आपने क्या करना है, इसको रेंडर कर देना एज। एज हम क्या करेंगे, एज यहाँ पर हम एक जो है ना वो पास कर देते हैं। क्या पास करते हैं हम, एज जो है ना एक पैराग्राफ पास करते हैं, पैराग्राफ टैग। ठीक है, और एक सेकेंड, पैराग्राफ टैग पास करते हैं और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि भाई एल लोडिंग, लोडिंग दिस लाइक दिस। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये अच्छा, मेरे ख्याल से कि ये हो गया ऑर्डर, अगर हो तो ये अच्छा 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 सही, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये इसके अंदर नहीं आना था, ये इसके बाहर आना था, क्या सही है। तो अब क्या होगा कि भाई अब उसने कहा कि अगर ऑर्डर हो, ठीक है, तो फिर ये इसको चलाना, नहीं तो एज लोडिंग का ऑप्शन दें। तो तब तक जब तक आप, जब आपका मतलब कि फंक्शन सर्वर पर अब रेंडर होगा इनिशियली, तो तब वहां पर क्या आएगा, लोडिंग लिखी आएगी। ठीक है, और जब लोडिंग लिखी आएगी और जैसे ही आपका जो है ना फंक्शन मतलब बेसिकली आपका फंक्शन क्लाइंट पर रेंडर होगा तो आपका क्या चल जाएगा, यूज इफेक्ट चल जाएगा। जब यूज इफेक्ट चलेगा तो आपका ये अपडेट हो जाएगा। जब ये अपडेट होगा तो आपका ये कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होगा, और जब दोबारा से री रेंडर होगा तो ऑर्डर में कुछ ना कुछ डेटा आ चुका होगा, और जब ऑर्डर में कुछ ना कुछ डेटा आ चुका होगा तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर मैप का मेथड रन हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको चलाएंगे तो होप सो ये रन हो जाएगा। देखिए लोडिंग दिखा आ रहा है ना, सही है। अच्छा, ऑर्डर डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, लोडिंग तो लिखा आ रहा है लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर डॉट मैप माइट बी पॉसिबल कि इसके अंदर जो है ना हमें डेटा अभी गेट हो नहीं रहा, तो मैं इसको जो है ना
एक सेकंड के लिए जो है ना इसको इस तरह से करके, और बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम जो है ना बस खत्म कर रहे हैं अपनी क्लास को, ठीक है, ये लास्ट है बस। तो बस जो है ना मुझे बस ये चेक कर लेने दे कि इसके अंदर जो है ना ऑर्डर का डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, जिसकी वजह से एरर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इसलिए मैं चलता हूँ यहाँ पर। अच्छा, मुझे समझ आ गई क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ये चीज बताई है, ठीक है, कि ये देख रहे हैं इनवैलिड बेरर टोकन आ रहे हैं। क्यों इनवैलिड बेरर टोकन आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब जो ऑथ था, वो जो टोकन था वो तो चला गया। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है ना इसको हार्ड कोडेड टोकन, अब यहाँ पर ये जो टोकन है ना, ये टोकन के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये एम्प्टी है, ठीक है। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि हमारा ये देख रहे हैं ना कितनी दफा हमने रिफ्रेश करे तो हमारा जो टोकन यहाँ पर था ना वो रिमूव हो गया, एम्प्टी हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर अपना हार्ड कोडेड टोकन दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये टोकन दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो मुझे दोबारा से फिर नया टोकन जनरेट करना पड़ेगा। अगर मैं दोबारा से टोकन को जनरेट करूंगा फिर नया, तो मैं क्या करूंगा, रादर देन के इस तरह से ये वेरिएबल दूं, मैं इसको हटा के और मैं ये हार्ड कोडेड टोकन दे देता हूँ सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि भाई हमारा ऑर्डर जो है ना वो काम कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो होप्स हो के मेरा यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डेटा, यहाँ पर हाँ आ गया मेरा डेटा। अब हम इसको जो है ना यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अपने डेटा को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और ये है कि अब अगर मैं देखूं, ठीक है, डेटा तो मेरे पास आ गया है, सही है, लेकिन डेटा की जो फॉर्मेट है ना वो थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं उसको, कि यहाँ पर जो है ना वो नहीं आ रहा। एक सेकेंड, ऑर्डर डॉट मैप डेटा डॉट आई डी, हाँ नेम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, ठीक है। तो आप देखिए शारून आ गया ना। तो ये जो पहली बुक हमने की थी ऐड, तो ये उसका ये आ गया, सही है। और अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर लिख दूं ऑर्डर्स, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ऑर्डर की बात हो रही है, ये शारून आ गया ना, ठीक है। तो अब बड़ी आसानी से हमने जो है ना ऑर्डर क्रिएट किया, ठीक है। पहले सबसे पहले ऑथराइजेशन की, ठीक है, ऑथेंटिकेशन टोकन रिसीव किया, टोकन की बेस के ऊपर वो टोकन हमने ऑर्डर बनाने के लिए सेंड किया ऑथराइजेशन हेडर के अंदर। फिर जब हमने वहां से ऑर्डर किया तो हमारा बिहाइंड द सीन डेटाबेस में ऑर्डर बना। जब ऑर्डर बना तो फिर हमने एक और सर्वर एक्शन क्रिएट किया जो कि हमारे लिए क्या करके ला रहा है, ऑर्डर, सारे ऑर्डर को गेट करके ला रहा है। जब ऑर्डर को गेट करके ला तो उसको हमने यहाँ पर क्या किया, रेंडर कर दिया। और यहाँ पर ये मेरे पास जो कस्टमर नेम वाली प्रॉपर्टी है ना वो मेरे पास आ रही है। तो आज की क्लास लंबी तो होगी, इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी स्टार्ट की थी, बिकॉज मुझे पता था कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होगी और थोड़ी लंबी भी होगी। बट अब जो है ना तैयार हो जाए, अब ये बैकएंड की तरफ आप लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बैकएंड में एरर्स भी आते हैं, बैकएंड में मसले भी आते हैं और ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। सो होप सो के आई नो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्लास मुश्किल होगी, ठीक है, और ये है कि थोड़ा सा मतलब कि करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये है कि जो है ना हम आप इसको बार बार देखें, बार बार इसको रिपीट करें, ये जरूरी चीजें हैं। आगे आपका सारा बैकएंड और सब चीजें इसी तरह से होंगी, ठीक है, कंडीशंस होगी और अभी काफी सारी चीजें जो अभी हम आगे चल के सीखेंगे। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि इसको बार बार देखें। एक दफा मैं नो कि नहीं समझ आती, ठीक है, तो इसको देखें, करें और होप्स हो कि आप लोग इसको कर लेंगे। थैंक यू सो मच। तो हम आज की क्लास को एंड करते हैं, ठीक है।